कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स करा दिया था। आज बारी है पैराबोला की। इस साल ये समझ लो एडवांस के अंदर 2 सवाल आए हैं पैराबोला के। ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ गया। कुछ लोगों को याद भी होता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ t2 स्क्वायर 8 होती है बेटा, तो वो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। कोशिश यही थी कि आपको इसमें एडवांस वाली फील दी जाए। एडवांस में आती है कई बार अजीब व गरीब सी लैंग्वेज, स्पेशली सेट को इन्वॉल्व करते हुए। हम क्या करते हैं जनरली ऐसे में पहले पॉइंट निकालते उसे फिक्स्ड बनाते। मैंने उल्टा कर दिया, पहले पॉइंट निकाल लिया और फिर मैंने उसे इसमें सेटिस्फाई करा दिया। उद्देश्य ये नहीं है कि बस नई नई चीजें करानी है, उद्देश्य ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें करानी है। और पैराबोला में से आएगा तुम्हारे नोट्स में से, ये समझ लेना एडवांस में क्वेश्चन। ये तो वैसे क्वेश्चन नहीं है जिसमें बहुत दिमाग लगाना है ही नहीं, नेचर वैसा। चैप्टर में वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं बेटा, हमें तो वही करने हैं ना जो एडवांस में पूछे जाते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब लोग? आई होप बेटा आप सब लोग अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जेई एडवांस के लिए अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना डिस्कशन। कट्टर जेई एडवांस बैच में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैथ्स में बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपना चल रहा था, राइट? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स करा दिया था। आज बारी है पैराबोला की। तो मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराना है आज भी और कल भी। अब कोनिक सेक्शंस हम लोग करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। कल भी मैंने आपको बताया था बेटा कि स्कोरिंग पार्ट है ये। मतलब इस साल ये समझ लो एडवांस के अंदर 2 सवाल आए हैं पैराबोला के, ठीक है, और इलिप्स हाइपरबोला के अलग आए हैं। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं बेटा। दोनों क्वेश्चंस आप देखोगे महा आसान, आप आराम से उसको सॉल्व कर लेते। तो इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स बोला जाता है बेटा एडवांस के लिए, बिकॉज इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं। ठीक है, पिछले साल के आप देखेंगे बहुत इजी थे, उससे पिछले साल 2023 में भी एक क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट, अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चंस इजी ही आते हैं इसके। तो बस फॉर्मुलेस थोड़े से लर्न होने चाहिए तो आपको चीजें इसमें डिफिकल्ट नहीं लगती हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैराबोला को हम कंटिन्यू करेंगे। अब मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन देख रहा था मैंने, क्योंकि अब थोड़ा सा लास्ट के कुछ दिन आ गए हैं, तो मैंने आपको बताया था पेपर से रिलेटेड भी थोड़ी मैं गाइडेंस दूंगा आप लोगों को, किस तरह से अपने को लास्ट एक हफ्ते 10 दिन में कंडक्ट करना है, क्या हमारा शेड्यूल होना चाहिए। तो 1-2 क्वेश्चंस आए थे बच्चों के। एक तो सर बायोलॉजिकल क्लॉक को हम कैसे सेट करें वो आप हमें थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखो बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपका पेपर का टाइमिंग 9 से 12, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जैक्ट कितने बजे है फर्स्ट पेपर मुझे याद नहीं है अभी, आप देख लीजिएगा कितने बजे है। तो उस दिन आप कितने बजे उठेंगे सो के, कितनी दूर आपके घर से सेंटर है, ठीक है? तो आप मान लीजिए आपके घर से सेंटर जाने में 1 घंटा लगेगा फॉर एग्जाम्पल, या आप सुबह 5 बजे उठने वाले हैं। बेसिकली आपको अपना मोटा मोटा हिसाब लगाना है कि एडवांस वाले दिन मैं कितने बजे उठने वाला हूं, कितने बजे उठने वाली हूं और क्या मेरा उस दिन की दिनचर्या रहेगी। ठीक है, और उस पूरे प्रोसेस में अब बेसिकली अपने अगले 10 दिन को आप वैसे ही फ्रेम करिए। मतलब अगर आप 5 बजे एडवांस वाले दिन उठने वाले हैं तो अब से रोज 5 बजे उठना शुरू करिए। सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, हम तो लेट नाइट पढ़ते हैं। तभी तो कह रहा हूं उसको हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी सर? हम उस दिन चले जाएंगे, 1-2 दिन पहले कर लेंगे बस बेटा, ताकि आप आपका बेसिकली आपको क्या करना है, उठना उतने बजे और जितने बजे पेपर होता है, मान लो 9 से 12 पहला पेपर है, तो आपको 9 से 12 प्रॉपर पढ़ने बैठना है। 3 घंटे उठना नहीं है आपको, ताकि आपका माइंड, आपकी बॉडी जो है अपना बेस्ट आउटपुट देने के लिए रेडी हो 9 से 12 बजे टाइम, उस टाइम क्लॉक में। सिमिलरली पेपर 2 मान लो अगर सपोज 3 से 6 बजे है, तो आप 3 से 6 भी रोज पढ़ने बैठेंगे। ये नहीं कि 3 बजे तो सर मैं खाना खाता हूं उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूं, तो आपका माइंड जो है आउटपुट बेस्ट नहीं दे पाएगा फिर एडवांस वाले दिन। ठीक है, तो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने का मतलब यह है कि जो आपका शेड्यूल एडवांस वाले दिन होने वाला है, सेम शेड्यूल अब आप अपने 10 दिन तक करिए। कितने बजे आप उठेंगे, कितने बजे नाश्ता करेंगे। ऑब्वियसली ट्रैवलिंग होगी उस दिन, जाओगे, ट्रैवलिंग मत करो, बट हाँ जो भी आपको उस टाइम करना है कर लीजिए। बट उन 3 घंटे 6 घंटे तो आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। बेसिकली सोना टाइम से है, उठना टाइम से है, ताकि आपकी एक स्लीप साइकिल बन जाए। और सब लोग एक और चीज याद रखो, कई लोग क्या करते हैं लास्ट के 10-15 दिन है, सर अब मैं थोड़ा सा कम सो लेता हूं, थोड़ी पढ़ाई ज्यादा करूंगा तो सोऊंगा कम, तो 2-3 घंटे सो रहे हैं भाई। ये सब गलतियां मत करो। ये सारी पढ़ाई अब लास्ट के 4-5 दिन, हफ्ते 10 दिन में ही करनी है क्या? अभी आपकी टाइम है, आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है ताकि मेंटली आप टायर्ड ना हो। ठीक है, ताकि आप अगेन अपना बेस्ट दे पाए एग्जाम वाले दिन। तो ये नहीं कि बैठ के अब सर हम 2-3 घंटे सो रहे हैं और बहुत दिन भर टायर्ड फटीग फील करोगे तो क्या कैसे दोगे पेपर, है ना? तो अब प्रॉपर रेस्ट लेने का टाइम आ गया है। 7 से 8 घंटे आराम से सोइए और इतने बजे सोइए कि आप सुबह उस टाइम एग्जैक्ट उठ पाए जितने बजे आपको एडवांस वाले दिन उठना है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आपको 9 से 12 सुबह एग्जाम देना है और तुम आजकल उठते ही 9 बजे हो और 10 बजे 11 बजे उसके बाद तुम पढ़ना शुरू करते हो, तो 9 से 12 तुम्हारा माइंड नहीं चलेगा एग्जाम वाले दिन। या 3 से 6 अगर एग्जाम देना है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, टाइमिंग मुझे नहीं पता है, और तुम 3 बजे खाना खाते हो उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करते हो, तो तुम्हारा तो माइंड बॉडी रेस्ट करने के लिए एकदम से इंक्लाइंड हो जाएगी ना। 3 बजे तुम्हारा दिमाग नहीं चल पाएगा। तो इसलिए आप उस चीज को
थोड़ा सा चेंज करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पैराबोला चैप्टर आज हमने पढ़ना है, छोटा सा चैप्टर है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आपको फॉर्मुलेज बहुत सारे हैं, वो लर्न होने चाहिए। प्रॉपर्टीज जो जो यूज होंगी मैं आपको बताते जाऊंगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल कॉर्ड ड्रॉन टू अ पॉइंट पैराबोला फ्रॉम एनी पॉइंट पी। बेसिकली एक पॉइंट पी से नॉर्मल कॉर्ड बनाई गई है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax स्टैंडर्ड पैराबोला है। और नॉर्मल कॉर्ड का मतलब आप लोग समझते हो कि किसी एक पॉइंट पे वो नॉर्मल है और दोबारा जाके मिल रहा है, तो नॉर्मल कॉर्ड intersects the parabola again at r. PR is the normal chord. Okay. मिनिमम डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो एक आपको रिलेशन पता होगा, अगर ये पैरामीटर t1 होता है, ये t2 होता है, तो t2 इक्वल टू माइनस t1 माइनस 2/t1 होता है, राइट? ये एक रिलेशन होता है। और हमें क्या बोला गया है? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, मतलब आपको ये वर्टेक्स है ओरिजिन, OR की मिनिमम वैल्यू जो है बतानी है, OR की मिनिमम वैल्यू बतानी है। सो OR का डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख लेता हूं, OR स्क्वायर हो जाएगा, देखो अगर वो पैरामीटर T1 है और ये T2 है, मतलब ये AT2 स्क्वायर, A तो 1 ही आई गेस, A तो 1 ही ले लेता हूं, AT2 स्क्वायर 2AT2 है ये पॉइंट। सिमिलरली ये वाला AT1 स्क्वायर, ये तो 1 ही है, T1 स्क्वायर कॉमा 2T1 है ये वाला, ठीक है? तो अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला जरा लगा रहा हूं। OR स्क्वायर हो जाएगा हमारा T2 स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2T2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो बेसिकली हमारे पास OR स्क्वायर आ गया T2 की पावर 4 प्लस 4T2 स्क्वायर। इसको मिनिमाइज करना है हमें, इसको हमें क्या करना है? मिनिमाइज। तो ये तो T2 स्क्वायर में एक तरह से क्वाड्रेटिक सी नहीं दिख रही? सोच के देखो कि अगर मैं इसको देखूं तो ये T2 स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 लिखा हुआ है OR स्क्वायर, यानी कि अगर मुझे OR को मिनिमाइज करना है तो T2 स्क्वायर को मिनिमाइज करना है। T2 स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू बेटा आप लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं, क्लास नोट्स में भी आप लोगों ने निकाली होगी कि T2 क्योंकि माइनस T1 माइनस 2/T1 है, तो आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। दो तरीके होते हैं, एक तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, तो T2 स्क्वायर हो जाएगा T1 स्क्वायर प्लस 4/T1 स्क्वायर प्लस 2AB की टर्म से 4 बन जाएगा। और इसकी मिनिमम निकालनी है T2 स्क्वायर की, तो T1 स्क्वायर कॉमा 4/T1 स्क्वायर में AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगा देते हैं बेटा। तो T1 स्क्वायर प्लस 4/T1 स्क्वायर बाय 2, ये हो गया अर्थमेटिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट 4 का रूट। तो बेसिकली T1 स्क्वायर प्लस 4/T1 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया, यानी इतनी चीज की मिनिमम वैल्यू 4 हो गई। और उसमें 4 और जोड़ना है, तो T2 स्क्वायर की ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ गया। कुछ लोगों को याद भी होता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ T2 स्क्वायर 8 होती है बेटा, तो वो यहां पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक तरीका तो AMGM से हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इसको स्क्वायरिंग ना करते, LCM ले लेते। T1 में क्वाड्रेटिक आ जाती, T1 में क्वाड्रेटिक दिख रही है ना, LCM लेके, और उस क्वाड्रेटिक का D ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते। वो शॉर्टर अप्रोच होता, जल्दी उससे आ जाता, सेम आता T2 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8। समझ गए क्या करना है? सीधे स्क्वायरिंग मत करो, LCM ले लो, T1 में क्वाड्रेटिक बनाओ, और उस क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स होंगे तो D ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके भी T2 स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 8 आ जाएगी बेटा। सो OR स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू बन जाएगी 8 प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4, तो 96 हो गया OR मैक्स, रूट 96 हो गया, राइट? तो 4 रूट 6 हो गया, 4 रूट 6, 16 6 96 होता है। सो डी ऑप्शन हो गया बेटा। ये क्वेश्चन होपफुली आपने नोट्स में भी करा हुआ होगा, बहुत सारे टीचर्स इसको कराते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? नॉर्मल का कॉन्सेप्ट लिंक हो रहा है इससे। मिनिमम लेंथ ऑफ दो चीजों की मिनिमम आ गई, T2 स्क्वायर की भी मिनिमम और OR की भी मिनिमम वैल्यू हमने क्रिएट कर ली बेटा इसके अंदर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। पैराग्राफ, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, पैराग्राफ है। अब एक देखिएगा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे, प्रॉपर्टी लगेगी। देखो क्या बोला जा रहा है, इक्वेशन ऑफ 2 टेंजेंट्स टू अ पैराबोला आर। एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है, दोनों की स्लोप पॉइंट फॉर्म में दिए हुए हैं, दो टेंजेंट्स हैं, एंड वन मोर टेंजेंट एट वर्टेक्स इज दिस। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स x+1 है, यानी स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है भाई, क्योंकि टेंजेंट एट वर्टेक्स
स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में तो वाई एक्सिस होती है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में टेंजेंट एट वर्टेक्स एक्स एक्सिस होती है। ये तो कोई और ही लाइन दे रखी है हमें, x+10 दिया हुआ है, यानी कोई और लाइन दे रखी है, यानी कि ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। सब दिमाग में चल रहा है मेरे, ठीक है। तो 3 टेंजेंट्स दी हुई है, बेसिकली एक वर्टेक्स पे दी हुई है, ये एक ऐसा पैराबोला बना लेता हूं कुछ, ये x+10 वर्टेक्स पे टेंजेंट दी है और 2 टेंजेंट्स मुझे और दी हुई है, ये और ये 2 टेंजेंट्स और दी हुई हैं, करेक्ट। नोटिस करो अगर इस टेंजेंट का पॉइंट है -1, -3 तो इसी पर आएगा वो तो x इक्वल टू -1 लाइन पर, क्योंकि तो -1, -3 तुम्हारा पहला पॉइंट हो गया पहली वाली L1 टेंजेंट के ऊपर, ये वाली L1 हो गई, करेक्ट। और इसका पॉइंट भी -1, 4 दिया है, यानी ये वाला पॉइंट -1, 4 हो गया है। कुछ मार्क कर लेते हैं पॉइंट्स को, P और Q पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कह लेते हैं, और ये सपोज M और N कह देता हूं, इसको M और N कह देता हूं। ये तो वर्टेक्स V है ही हमारा, वर्टेक्स V है ही, करेक्ट। अच्छा, इन लाइंस की स्लोप्स भी है हमारे पास, पॉइंट्स भी थे। तो अब हमें क्या करना है, हमें करना क्या है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन L इज अ वेरिएबल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। तो अगर अब आप देखें ये जो कॉर्ड है M जैसे जैसे चेंज होगा ये चेंज होगा, तो जो लाइन L है अगर इसे मैं ब्रैकेट खोल दूं बेटा, तो M खोल दिया, mx -3 हो गया ना, 3 कट गया, तो y इक्वल टू mx इज द इक्वेशन ऑफ दिस वेरिएबल लाइन L। यानी ये जो लाइन है ये हमेशा ओरिजिन से पास कर रही है, वेरिएबल कॉर्ड कैसी है, ओरिजिन से पास करती हुई, ठीक है। मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, तो फोकल कॉर्ड की मिनिमम लेंथ बतानी है, यानी बेसिकली एक तरह से 4a बताना है हमें, क्योंकि मिनिमम फोकल कॉर्ड, सबसे छोटी फोकल कॉर्ड कौन सी होती है, लेटस रेक्टम होती है बेटा। तो यानी हमें लेटस रेक्टम बताना है, यानी हमें बेसिकली फोकस निकालना है। देखो अगर मोटा मोटा बात किया जाए तो अगर फोकस मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। तो लेट अस अज्यूम f एज द फोकस। अब देखो एक, अब इसमें काफी तरीके हैं सोचने के, अब आप पॉज करके अपने मेथड से ट्राई करिए, क्योंकि मैं आपको बढ़िया मेथड बताने वाला हूं एक। हो सकता है आप लोग भी उस मेथड से सोचें, हो सकता है आप कुछ और सोचें, प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में सोचिए, थोड़ी बहुत बातें, ठीक है। सो देखो, करने को बहुत कुछ कर सकते हो कि भाई डायरेक्ट्रिक्स इसके पैरेलल होगी, टेंजेंट x इक्वल टू के को डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू के डायरेक्ट्रिक्स ले लो, फोकस की इमेज इस लाइन पे इस लाइन पर आएगी, है ना, क्योंकि फोकस की जो इमेज होती है किसी भी टेंजेंट पे वो डायरेक्ट्रिक्स पे जाती है, दोनों पे फोकस की इमेज निकाल लो और अल्फा बीटा की, और फिर उसको, मतलब लेंदी मेथड वो वाला हो जाएगा। शॉर्टर मेथड आपको मैं बताता हूँ। देखो एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे एक प्रॉपर्टी मैंने अभी बोली कि फोकस की इमेज डायरेक्ट्रिक्स पर जाती है, वैसे ही एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपने फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाया तो वो टेंजेंट एट वर्टेक्स पे मिलता है, किसी भी टेंजेंट पे। यानी ये टेंजेंट थी, ठीक है, थोड़ा फोकस तरह से बना देते हैं कि वो लगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं फोकस से ये फोकस ले लूं तो जो ये दोनों पॉइंट्स होंगे ना, ये एक्चुअली तुम्हारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही होंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला एंगल 90 होगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दोबारा से सुन लो कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, बेसिकली मैं लिख के ले आया हूं यहां पे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट लाइज ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ना कि भाई अगर कोई भी स्टैंडर्ड सर्कल के लिए आपने प्रूव करी होगी कि अगर टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, और अगर फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाया, मान लो ये फोकस से बनाया, तो फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही टेंजेंट एट वर्टेक्स पर जाके मिलता है, ये वाला पॉइंट, राइट। तो ऐसी तो सिचुएशन है, वर्टेक्स पे टेंजेंट है और एक टेंजेंट है, तो अगर फोकस से ज्वाइन करूं तो वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, दैट इज व्हाट इट मींस। तो ये टेंजेंट एट वर्टेक्स थी, ये टेंजेंट थी, सो ये वाला पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर होना चाहिए फोकस से, करेक्ट। तो क्या मैं अब FM की इक्वेशन लिख सकता हूं, इक्वेशन ऑफ FM, ये मेन पॉइंट था बस, इक्वेशन ऑफ FM। देखो आपके पास ये वाला पॉइंट तो है FM पे, और स्लोप इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, L1 की स्लोप है -1/3, सो स्लोप ऑफ FM हो जाएगी 3, तो y माइनस y1 इज 3 टाइम्स x माइनस x1, राइट। ये पॉइंट यूज कर लिया और इस लाइन की स्लोप मैंने 3 यूज कर ली। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन गया y इक्वल टू 3x बन गया। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ Fn भी लिख लेते हैं, जो दूसरा परपेंडिकुलर होगा, इसकी भी इक्वेशन लिख सकते हो। पॉइंट तो ये रहा, y माइनस 4 इक्वल टू m टाइम्स, और स्लोप क्या होगी, क्योंकि इसकी स्लोप 1/4 है तो इसकी स्लोप
-4 हो जाएगी बेटा। सो y -4 इज -4x -4, तो y इक्वल टू -4x। ये दोनों लाइंस कौन सी आ गई? fm और fn आ गई हैं हमारे पास। ये लाइन और ये लाइन की इक्वेशंस आ चुकी है बेटा। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करके फोकस मिल जाएगा, बिकॉज फोकस इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, एंड क्लियरली ये दोनों लाइंस कहां पे मीट कर रही हैं? ओरिजिन पे मीट कर रही हैं। सो क्लियरली हम लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ fm एंड fn इज फोकस विच इज 0,0, क्योंकि ये दोनों लाइनें 0,0 पे जाके मिल रही है। यानी हमने डायरेक्ट बहुत ही प्यारी ट्रिक से फोकस को निकाल लिया ओरिजिन। फोकस बेटा क्या होने वाला है? ओरिजिन होने वाला है। फोकस इसका ओरिजिन होने वाला है। चलिए इतनी बात तो हो गई है, इतनी बात तो हो गई है। अब क्या करें फिर सर? और बतेरे मतलब तरीके हो सकते थे, प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते थे, बट दिस इज अ वेरी इजी वे। चलिए तो अब हमें बोला गया है मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, तो ठीक है, अब तो फोकस आ गया और ये वाली टेंजेंट एट वर्टेक्स थी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी ना, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड, देखो स्टैंडर्ड पैराबोला में डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स यही तो ए होता है, तो डिस्टेंस तो चेंज होते नहीं है, अभी भी जो फोकस और टेंजेंट एट वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस होगा ये अभी भी ए होगा। सो ए इज नथिंग बट फोकस का वर्टेक्स से डिस्टेंस, यानी ओरिजिन का इस लाइन से डिस्टेंस x+1 से। सो ओरिजिन का x+1 से डिस्टेंस तो क्या हो गया? 1 हो गया है बेटा, यानी कि 4a लेटेस्ट रेक्टम हो गई 4, और मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड लेटेस्ट रेक्टम ही होती है, हेंस 4 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो गया है? 4 हो गया है यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया मैंने कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट लाइज ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये प्रॉपर्टी तुम्हें नोट्स में कराई गई होगी 100%। ये a,0 होता है, ये 0,80 आता है पॉइंट, और इसी तरह इमेज जो है -a,280 हो जाती है, तो इसीलिए इमेज जो होती है वो डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट बन जाती है, वहीं पर ये बात प्रूव की जाती है। चलो नेक्स्ट इसी पैसेज का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द वेरिएबल कॉर्ड। तो वेरिएबल कॉर्ड जो थी याद करो, ये आपकी y = mx फॉर्म थी, यानी कि ये तो फोकल कॉर्ड हो गई, ये क्या हो गई? फोकल कॉर्ड हो गई, क्योंकि आपका ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, और ओरिजिन क्या है? फोकस है भाई, ओरिजिन तो फोकस है, अभी हमने निकाला था, करेक्ट। तो ओरिजिन इज द फोकस, और ये लाइन भी y = mx फॉर्म की है, यानी ओरिजिन से पास कर रही है, यानी L इज नथिंग बट अ जनरल फोकल कॉर्ड, एक वेरिएबल फोकल कॉर्ड है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फोकल कॉर्ड के एंड पे अगर टेंजेंट्स बनाते हैं, कोई भी फोकल कॉर्ड ले लें और उसके एंड्स पे अगर टेंजेंट्स बनाई जाए बेटा, तो दो बातें याद रखनी होती है। एक तो ये कि वो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, और दूसरी ये वो डायरेक्ट्रिक्स पे जाके मिलती हैं, राइट। अगर ये फोकल कॉर्ड होती है तो टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड दे मीट ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ये बात आपको याद होगी, ठीक है। तो ये मतलब लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ वेरिएबल कॉर्ड विच इज फोकल कॉर्ड, यानी कि अब क्या आने वाला है? सो लोकस इज डायरेक्ट्रिक्स, लोकस इज नथिंग बट डायरेक्ट्रिक्स। तो आपको बस इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है बेटा। डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालें अब सर? देखो डायरेक्ट्रिक्स होगी इसके पैरेलल, भाई डायरेक्ट्रिक्स होगी इसी के पैरेलल कहीं, और ए दूरी पे, बराबर दूरी पे होती है डायरेक्ट्रिक्स जितनी दूरी फोकस होता है। तो अगर फोकस का ये डिस्टेंस 1 था तो 1 दूरी पे हो जाएगी, यानी x = -2 आपकी डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी। कॉमन सेंस से समझ आ गया कि भाई अगर फोकस इसका इस साइड है 0 0 और डायरेक्ट्रिक्स x = -1 है, तो और सॉरी टेंजेंट एट वर्टेक्स x = -1 है, तो x = -2 हो जाएगी बेटा। सो देयरफॉर x = -2, ए ऑप्शन हमारी डायरेक्ट्रिक्स निकल कर आ जाएगी इस क्वेश्चन की। अगला, L is the family of lines perpendicular to the variable chord which passes through the point of concurrency of L. So point of concurrency तो origin था, तो L' जो है, L' is the family of lines परपेंडिकुलर, यानी L' हो गया y = -1/mx। सोच के देख लो भाई, पास तो ओरिजिन से ही कर रही है और परपेंडिकुलर है उस फैमिली के, तो m की जगह -1/m हो जाएगा, ऑब्वियसली करेक्ट, ठीक है। देन फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L' विद डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला एंड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ L' है।
दोबारा पढ़ते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल डैश, ये कोई लाइन एल डैश है, ठीक है जी, इसका इंटरसेक्शन, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ विद डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -2 आई थी, इसके साथ जो इंटरसेक्शन है, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी तो ओरिजिन था, तो 0 0 था पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। अजीब सी बात है, मतलब ठीक है यार, चलो जो भी है, अब ये इसी पर आएगा, एल डैश के ऊपर ही आएगा 0,0 कहीं भी, तो 0,0 यहां है, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल डैश विद डायरेक्ट्रिक, मान लो ये पॉइंट है, ये ओ है, और ये कुछ मान लो ए मान लो, ठीक है, तो ओ ए का मिड पॉइंट, ओ ए का मिड पॉइंट का लोकस बताना है, ओ ए के मिड पॉइंट का लोकस बताना है, ठीक है। तो अब क्या करें, देखो x तो -2 है ही, तो a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2, और इस लाइन पे भी लाई करेगा, तो -2,2/m हो जाएंगे, करेक्ट, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया x इक्वल टू -2 और इसका, सो ये आ गए। और अब सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, 2h इक्वल टू -2 + 0 यानी h इक्वल टू -1, और 2k इक्वल टू 2/m, तो k इक्वल टू 1/m हो गया, करेक्ट। तो क्या लोकस आया, x ही कांस्टेंट आ गया, देखो h ही कांस्टेंट आ गया, यानी कि लोकस ही x इक्वल टू -1 है। वैसे तो हम आमतौर पे क्या करते हैं लोकस निकालने के लिए, वेरिएबल एलिमिनेट करते हैं, विच इज m हेयर, बट जब x ही कांस्टेंट आ गया तो वही लोकस हो जाएगा ना, h में वेरिएबल की टर्म आई नहीं, इसमें आई, तो यही कांस्टेंट लोकस हो गया, यानी x इक्वल टू -1 इज द लोकस। ये हमारा लोकस हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन हमारा आंसर जो है हो जाएगा। तो बढ़िया पैसेज था, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, इस तरह की चीजें एडवांस में आती हैं, ट्रस्ट मी। अगर आप देखेंगे ना एडवांस के पिछले तुम 3-4 साल के क्वेश्चन उठा के देख लो पैराबोला का, तुम्हें एक ऐसा मिल जाए जो बहुत टफ था सर, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। 3-4 क्या, पिछले तुम 8-10 साल का उठा के देख लो, सब ऐसे ही थे, जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉपर्टी, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा कुछ मिनिमम मैक्सिमम, यही सब हो रहा था बेटा यूज, ठीक है। आज दिखाऊंगा एडवांस के 2 क्वेश्चंस 2024 में जो पूछे गए थे, दोनों बड़े प्यार से तुम कर पाओगे आज की क्लास के बाद, देखना अगर नहीं करे हैं तो। चलिए ब्रेन टीजर नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCD रिप्रेजेंट फुट ऑफ नॉर्मल्स फ्रॉम पॉइंट A टू द कर्व। तो देखो जनरली थोड़ी सी लैंग्वेज वगैरह जो जैसे जेई में पूछी जाती है, मैं देख रहा था कुछ किसी लेक्चर में कमेंट, सर लैंग्वेज वैसी पूछी है ना जैसी डिफिकल्ट जेई एडवांस में पूछता है, सेट वेट घुसा के, तो वैसी ही लैंग्वेज बनाने की मैंने कोशिश करी है। देखिए, BCD रिप्रेजेंट फुट ऑफ नॉर्मल्स फ्रॉम पॉइंट A टू द कर्व y² इक्वल टू 4x, लेट S इज अ सेट BCD, A लाइज ऑन। अच्छा, तो बेसिकली अब वो कह रहे हैं, समझ पा रहे हो ना क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक BCD रिप्रेजेंट्स फुट ऑफ नॉर्मल्स फ्रॉम अ पॉइंट ए, मतलब एक पॉइंट से 3 नॉर्मल्स, यानी कॉन्करेंट नॉर्मल्स की बात हो रही है। आपको पता है एक पॉइंट से कितने नॉर्मल बन सकते हैं, 3 नॉर्मल बन सकते हैं भाई, तो ये 3 जो है BCD हैं, और एक पॉइंट ए से हमें वो ड्रॉ करना है फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द कर्व, और बोल रहे हैं सेट S इज BCD का सेट सच दैट A लाइज ऑन दिस सर्कल, यानी जो A पॉइंट है वो इस सर्कल पे लाई करा दो। तो A को पहले तो x1 y1 ले लेते हैं, और इस सर्कल को अच्छी तरह लिख लेते हैं पहले तो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके, तो x - 20 होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 1, यानी जो x1 होगा, एक जनरल पॉइंट ले लो इस पे, वो 20 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और y1 जो होगा वो साइन थीटा। इस सर्कल पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल कर लिए, कल की क्लास में भी करे थे मैंने, x1 y1 की ये वैल्यू मैंने ले ली। अब मैं क्या करूंगा, कॉन्करेंट नॉर्मल्स में तुम्हें पता ही है नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ t, तो y प्लस tx इक्वल टू 2at प्लस at क्यूब। देखो भाई नॉर्मल्स, टेंजेंट्स, इन सब के फॉर्मूले अच्छी तरह लर्न करो। a की वैल्यू मैंने 1 यूज कर ली है क्योंकि y² इक्वल टू 4x है, तो नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है लिख देता हूं पहले, y प्लस tx इक्वल टू 2at प्लस at क्यूब। इस साल नॉर्मल में आया था क्वेश्चन एडवांस्ड में 2024 के, यही फॉर्मूला लग रहा था उसमें, ठीक है। तो a को 1 डाल देते हैं, सो y, और नॉर्मल को x1 y1 से पास कराते हैं, नॉर्मल को x1 y1 से पास कराते हैं, करेक्ट। नॉर्मल को बेटा x1 y1 से पास करा देते हैं, तो अब क्या होगा, अच्छा क्यूबिक बनती है t में, t की क्यूबिक बन गई, चलो वो भी लिख लेते हैं, 2 - x1, ये तो थ्योरी का पार्ट है भाई, कॉन्करेंट नॉर्मल्स की ये क्यूबिक बनी, इसके रूट्स t1 t2 t3 होते हैं,
ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है, हाँ लेट, ठीक है, एस इज द सेट जब बेसिकली x1 y1 इस पे लाई कर जाएंगे, ओके। R इज द सेट x, y इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एफ जी एच। एफ जी एच क्या है, एफ जी एच बिलोंग्स टू एस। देख रहे हो ना, लैंग्वेज मुश्किल करने की कोशिश करी हुई है कि दोबारा से पढ़ेंगे। R इज द रीजन of x, y point such that x, y is centroid of FGH, और FGH क्या है, FGH belongs to the set S, मतलब FGH बेसिकली ये वाले पॉइंट्स यार, FGH BCD की जगह FGH कह दिया है, उसी सेट का कोई ना कोई पार्ट ले लिया हमने, यानी BCD की जगह FGH हमने बोल दिया है। और इस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है बेटा, FGH का या BCD का जो सेंट्रॉइड होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है क्या आने वाले हैं। सो सेंट्रॉइड जो आएगा, यानी यहां पे क्या बोला हुआ है जो, तो सेंट्रॉइड हो गया, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल क्या बनने वाला है, फॉर्मूला लगा लो इसका, a प्लस टी वन स्क्वायर ए टी टू स्क्वायर, ए तो 1 ही है, सो सिग्मा T1 स्क्वायर बाय 3, और 2a T1 2a T2 2a T3, T1 प्लस T3 तो 0 ही होता है, ये देखो सम ऑफ रूट 0 है, टी स्क्वायर का टर्म ही नहीं होता, लर्न करना होता है ये तो, राइट, कॉन्सेप्ट याद होता है, को नॉर्मल पॉइंट्स में सम ऑफ पैरामीटर 0 आता है, ठीक है। सिग्मा T1 T2 T3 क्या है, पैरामीटर्स हैं, तो T1 T2 T3 का सम 0 है बेटा वो तो यानी y कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 ही होता है, और ये लर्न भी होता है कुछ लोगों को, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय कोनॉर्मल पॉइंट्स ऑलवेज लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इस तरह से ये पॉइंट हो गया। अच्छा, अब सिग्मा T1 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहां से आप देखिए सिग्मा T1 तो 0 है, सिग्मा T1 T2 प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम 2 माइनस x1 है, तो बेसिकली इन दोनों की मदद से आप T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर का फाइंड आउट कर सकते हैं। सो T1 प्लस T2 प्लस T3 0, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा T1 T2, और सिग्मा T1 T2 की वैल्यू अभी हमारे पास थी, तो ये हो जाएगी -2 इंटू सिग्मा T1 T2 क्या था, 2 माइनस x1, यानी ये हो गई 2x1 माइनस 4, ये आ गया करेक्ट, और इसको 3 से डिवाइड करना है, तो सेंट्रॉइड हो जाएगा बेटा 2x1 माइनस 4 बाय 3 0, ये हमारा सेंट्रॉइड हो गया, ऑल्सो x1 की जगह अब ये प्यारी सी वैल्यू डाल देते हैं, 20 प्लस कॉस थीटा था, तो 2 इंटू 20 प्लस कॉस थीटा माइनस 4 बाय 3 0, यानी सेंट्रॉइड आ गया 36, है ना, 20 टू ज़ा 40 माइनस 4, 36 प्लस 2 कॉस थीटा बाय 3 0, ये हमारा सेंट्रॉइड जी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, ठीक है, समझ रहे हो ना लैंग्वेज कितनी प्यारी थी, कि पहले उन्होंने बोला है कोनॉर्मल पॉइंट्स बनाओ, और उसी कोनॉर्मल पॉइंट्स के सबसेट में कहीं ना कहीं एक ट्राइंगल बना के उसका सेंट्रॉइड बना लो, मतलब इन्हीं कोनॉर्मल पॉइंट्स का ट्राइंगल बना के मैंने सेंट्रॉइड भी निकाल लिया, और ए पॉइंट इस सर्कल पे लाई करता हुआ, ये सीधे सीधे नहीं लिख रहे कि 3 कोनॉर्मल पॉइंट ले लो और जो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है वो इस सर्कल पे लाई कर रहा है, एंड देन सेंट्रॉइड के बारे में हम पूछना चाहते हैं, डायरेक्ट नहीं बोल रहे, सेट थ्योरी घुसाई है थोड़ी सी, तो लैंग्वेज। अब आगे क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, 11,0 बिलोंग्स टू आर, 11,0 बिलोंग्स टू आर, आर कौन सा रीजन है, आर सेकेंड वाला रीजन है, मतलब आर इज x, y इज द सेंट्रॉइड, मतलब आपको ये बताना है क्या 11,0 सेंट्रॉइड हो सकता है, हमारा तो सेंट्रॉइड यह है, क्या 11,0 हो सकता है, वो तो cos थीटा की रेंज बता देगी भाई तुम्हें। अगर तुम इस चीज की पूरी रेंज निकालोगे तो g की जो रेंज होगी, x कोऑर्डिनेट ऑफ g की जो रेंज होगी बेटा, मैक्स वैल्यू कब आएगी जब cos थीटा 1, तो 38/3, और मिनिमम वैल्यू कब आएगी जब cos थीटा -1, तो 34/3, तो क्लियरली 11 से तो बड़ा ही आ रहा है, 11 तो आ नहीं सकता है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट तो ठीक है 0 है, सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ जी कैन नॉट बी 11, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। 12 हो सकता है एक्स कोऑर्डिनेट, बिकॉज 12 इज क्लियरली लाइंग इन दिस रेंज, एक्स कोऑर्डिनेट की रेंज में 12 आ जाएगा बेटा, तो एक्स कोऑर्डिनेट 12 हो सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर इंटरसेक्शन एस, दोनों सेट के इंटरसेक्शन में क्या 0 एलिमेंट है या 2 एलिमेंट है, देखो आर सेट क्या है, आर इज बेसिकली द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, और एस सेट क्या था, बीसीडी, तो यार
वो तो सेंट्रॉइड है ना, सेंट्रॉइड कैसे वर्टेक्स बन सकता है? ये तीनों वर्टेक्स थे ट्राइंगल के, और ये सेंट्रॉइड था जी। तो क्लियरली इसका और इसका कुछ इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता। सेट एस में कौन है? BCD, द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। वर्टेक्स कभी भी सेंट्रॉइड से कोइंसाइड नहीं कर सकते ना यार, किसी भी टाइप का ट्राइंगल पकड़ लो, कभी भी वर्टेक्स एंड सेंट्रॉइड सेम पॉइंट नहीं हो सकता है, इसलिए इंटरसेक्शन में 0 एलिमेंट्स ही आएंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन, लैंग्वेज डिफिकल्ट, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था बेटा, लैंग्वेज बड़ी मुश्किल थी, तो कोशिश यही थी कि आपको इसमें एडवांस वाली फील दी जाए। एडवांस में आती है कई बार अजीब गरीब सी लैंग्वेज, स्पेशली सेट को इन्वॉल्व करते हुए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सब अगर तुमने ट्राई नहीं कर रहे हो ना, तो बेटा वेस्ट कर रहे हो अपने लिए क्वेश्चन। समझ तो सभी को आ जाएंगे, अब इतनी पढ़ाई कर चुके हो। अगर आपने खुद ही उसमें दिमाग नहीं लगाया और खुद लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने की कोशिश नहीं करी, तो जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके क्वेश्चंस बना रहा हूं, ला रहा हूं, फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है, उनको मॉडिफाई कर रहा हूं, तो वो आपको हेल्प नहीं हो रही किसी चीज में। आपको तभी हेल्प होगी जब आप बेटा खुद से ट्राई करेंगे। एक एक क्वेश्चन को लेके पहले अपना दिमाग लगाओ, उसमें खुद देखो तुम आप कहां फंस रहे हो, कहां तक कर पा रहे हो। जब आप करेंगे तो आपको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा खुद से। और अगर नहीं कर पा रहे तब हिंट देखो कि सर ने क्या करा हुआ है, ताकि आपको समझ आए अच्छा यार इसमें ऐसा सोचा जाता है, दैट इज, ताकि अगली बार वैसा कुछ बने कहीं भी क्वेश्चन में, एग्जाम में, तो आपका माइंड वैसा सोच पाए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, एक और बहुत ही बढ़िया ब्रेन टीजर नंबर 6। अ टेंजेंट इज ड्रॉन एट अ पॉइंट P ऑन द पैराबोला। ठीक है, टेंजेंट का क्वेश्चन है, टेंजेंट का क्वेश्चन है। देखो 2024 में एक दो आए थे ना, एक टेंजेंट पे आया था, एक नॉर्मल पे आया था, प्रॉपर्टी पे नहीं आया था इस साल। 2021 में आया था प्रॉपर्टी में, 2023 में भी आया था, तो चांसेस हैं इस बार प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बन जाए, वो भी करवाऊंगा आपको प्रॉपर्टीज में और भी अभी। तो एक पॉइंट P पे टेंजेंट बनाई गई है, ठीक है, y² = 32x, तो a तो तुम्हारा 8 है एक तरह से। Now two mutually perpendicular tangents are drawn to the circle this। इस सर्कल को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बनाई गई हैं फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस टेंजेंट। अब तुम अगर समझदार इंसान हो तो तुम समझ गए, यहां किसी चीज की डेफिनेशन लिखी हुई है क्वेश्चन में, वो आपको बताना चाह रहा है, हिंट देना चाह रहा है कि भाई दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट इससे कहां से बनती हैं? डायरेक्टर सर्कल पे, यानी कि डायरेक्टर सर्कल आपको लिखना चाहिए। डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन होती है the point from which two perpendicular tangents can be drawn to the circle। so डायरेक्टर सर्कल होगा x² + y² = 2r², 32 का डबल 64। तो ये हो गया डायरेक्टर सर्कल। बोला ये जा रहा है कि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जो बेसिकली जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट बन रही है, यानी इसका और इस लाइन का एक कॉमन पॉइंट है। तो इसका एक पॉइंट मान लेते हैं, इसका एक पॉइंट मान लेते हैं 8 cos θ 8 sin θ, और वो पॉइंट कह रहे हैं इस टेंजेंट के ऊपर भी है। देख लो, नाउ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस टेंजेंट। मतलब जो इस टेंजेंट पे एक ऐसा पॉइंट है जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट बन रही है, यानी इस टेंजेंट पे एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल पे लाया कर रहा है। यही तो बात हो गई ना। तो यानी मैं क्या करूंगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में ये पॉइंट सेटिस्फाई करा दूंगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला क्या होती है? ty = x + at²। a की जगह 8 डाल दिया और इसकी जगह xy की जगह a डाल दो। सो t × 8 sin θ is 8 cos θ + 8t²। आई गेस 8 कट गया थ्रू आउट, तो t sin θ = cos θ + t²। करेक्ट, ये एक रिलेशन मेरे पास t और थीटा में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। इफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्कल and tangent at P, chord of contact of the circle tangent at P, अच्छा, always meet in fixed point। ये लाइन बड़ी प्यारी है यार, इसको जब मैंने पहली बार क्वेश्चन पढ़ा था तो मुझे भी 2 मिनट लग गए थे कि यार क्या मतलब है इस लाइन का, प्रॉपर तरीके से इसका उसको डिकोड करना। देखो क्या बोल रहे हैं, द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्कल, कौन से सर्कल की? इस सर्कल की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहां से? जहां से टेंजेंट बनी थी भाई, इस पॉइंट से आपने क्या किया था, इस डायरेक्टर सर्कल के पॉइंट से परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बनाई थी। तो यहां से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगी 8 cos θ 8 sin θ से, है ना भाई। 8 cos θ 8 sin θ जो पॉइंट है ये वाला, इसको सपोज Q कह देते हैं, तो इस Q पॉइंट से परपेंडिकुलर टेंजेंट बनी थी। तो जो ये लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगी उसकी बात हो रही है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख सकते हो इसकी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब यहां गलती हो जाती है, डायरेक्टर सर्कल की मत लिख देना भैया, ओरिजिनल सर्कल की लिखोगे, है ना। तो x x1
प्लस y1 इक्वल टू आर स्क्वायर विच वॉज 32, यानी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन गई x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 4। ये आई है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब जरा दोबारा पढ़ो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये एंड टेंजेंट एट पी, ये वाली लाइन, ये टेंजेंट थी, ये दोनों लाइंस ऑलवेज मीट इन फिक्स्ड पॉइंट। ये है बड़ी प्यारी बात, ये है बड़ी प्यारी बात कि दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो वेरिएबल कौन है? वेरिएबल कौन है भाई? वेरिएबल तो थीटा है, टी पॉइंट थोड़ी ना, क्योंकि हमें तो एक्चुअली पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालने हैं। सो पी तो फिक्स्ड पॉइंट ही है। बट आपको बोला गया था कि फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस टेंजेंट, मतलब ये थीटा इज द वेरिएबल। आपने जो पॉइंट ये लिया था टेंजेंट पे, ये वाला 8 cos थीटा 8 sin थीटा, जो सेटिस्फाई भी कराया था, जो डायरेक्टर सर्कल का पॉइंट लिया था, वो क्या है? वेरिएबल पॉइंट। बट वो कहना चाह रहा है कि इसका और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो थीटा पे डिपेंड ही नहीं करना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? थीटा पे डिपेंड ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब एक तरीका तो ये है कि यार इसको और इसको सॉल्व करो, x निकालो, y निकालो और थीटा के इंडिपेंडेंट बनाओ उसे। वो एक अपने आप में बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। बट उससे बेटर तरीका मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो, हमें थीटा से इंडिपेंडेंट बनाना है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि इक्वेशन ये भी थी, क्योंकि ये बोला जा रहा है ऑलवेज मीट इन फिक्स्ड पॉइंट, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं। देखो, फिक्स्ड पॉइंट पे कौन मिल रहा है? ये और ये। तो डायरेक्ट थॉट प्रोसेस ये कहता है कि यार इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें और तो फिक्स्ड बनाएं, मतलब थीटा पे इंडिपेंडेंट। बट वो करके मैंने देखा था, बहुत लेंदी हो रहा था, कुछ खास मुझे मिला नहीं। तुम भी ट्राई करके देखना। बट फिर मैंने थोड़ा डिफरेंट सोचा। मैंने बोला कि यार फ्रॉम एनी, कहां गया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड टेंजेंट मीट इन फिक्स्ड पॉइंट, यानी ये फिक्स्ड पॉइंट पे मिलनी है। तो यानी ये फैमिली ऑफ लाइंस होनी चाहिए, है ना भाई, कि ये लाइन तो वैसे ही फिक्स्ड है, टेंजेंट है अपनी, और अगर ये भी इसको फिक्स्ड पॉइंट पे मिल रही है, यानी ये फैमिली ऑफ लाइंस होनी चाहिए। अभी तो ये वेरिएबल लाइन है, थीटा कॉस थीटा साइन थीटा आ रहा है, यानी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी एक क्या आनी चाहिए? फैमिली ऑफ लाइंस के टर्म में आनी चाहिए। समझ रहे हो ना भाई? ये तो फिक्स्ड लाइन है, टी तो फिक्स्ड है क्योंकि ये लाइन फिक्स आ गई टेंजेंट, बट ये वेरिएबल है। बट आप कह रहे हो कि यार दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिक्स्ड है, तो यानी ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, यानी कि इस लाइन पे एक फिक्स पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब ये क्या है? फैमिली ऑफ लाइंस है बेटा। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसे फैमिली की टर्म में ले आता हूं। जैसे साइन थीटा यहां पे है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों इक्वेशन में आपको क्या करना है कि यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो। तो साइन थीटा है या कॉस थीटा की निकाल लो, किसी भी एक चीज की। तो जैसे कॉस थीटा की निकाल देते हैं, इजी रहेगी। साइन थीटा जिसकी निकालनी है निकाल लो। साइन थीटा हो गया कॉस थीटा प्लस टी स्क्वायर बाई टी। तो साइन थीटा हो गया टी स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बाई टी, राइट। इसको उठा के आप वहां डाल दीजिए। सो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई टी स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बाई टी इक्वल टू 4। और यहां पे अब कॉस थीटा की टर्म इकट्ठी करो, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई टी प्लस वाई कॉस थीटा बाई टी इक्वल टू 4। कॉस थीटा कॉमन, तो वाई टी प्लस 4 वाई टी माइनस 4 प्लस कॉस थीटा टाइम्स एक्स प्लस वाई बाई टी बराबर 0। सो L1 प्लस लैम्डा L2 फॉर्म में आ गया है बेटा ये, राइट। L1 प्लस लैम्डा L2 फॉर्म में आ गया है, यानी L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। सो y इक्वल टू 4 बाई टी हो गया और x इक्वल टू माइनस वाई बाई टी हो गया। y को 4 बाई टी यहां डाल दो, तो ये अपना फिक्स्ड पॉइंट हो गया है। बट ये फिक्स्ड पॉइंट, सर ये तो टी के टर्म में आ गया। हाँ, तो टी के टर्म में है तो फिक्स्ड पॉइंट ही, टी की वैल्यू निकल जाएगी अभी, बट है तो फिक्स्ड पॉइंट। बट बोला क्या जा रहा था कि जो फिक्स्ड पॉइंट है वो टेंजेंट एट पी पे भी मिलता है, यानी उस पॉइंट को 1 में सेटिस्फाई करा दो टेंजेंट की इक्वेशन में। तो थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस मैंने ले लिया। पहले पॉइंट निकालने की जगह हम क्या करते हैं जनरली, ऐसे में पहले पॉइंट निकालते उसे फिक्स्ड बनाते। मैंने उल्टा कर दिया, पहले पॉइंट निकाल लिया, मतलब पहले फिक्स्ड पॉइंट टी के टर्म्स में निकाल लिया और फिर मैंने उसे इसमें सेटिस्फाई करा दिया। तो इसको टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर में सेटिस्फाई कराते हैं। करेक्ट, टी से टी गया, तो आई गेस टी में इक्वेशन आ चुकी है। तो 4t स्क्वायर इज -4 प्लस T4। तो
T4 माइनस 4t² प्लस 4 इक्वल टू 0, तो t² माइनस 2, सही बोल रहा हूं ना, t² माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया है। तो t² की वैल्यू 2 आ गई है, t² की वैल्यू बेटा 2 आ गई है, करेक्ट। चेक करेंगे, सही बोल रहा हूं ना, x यहां पर सब सही है ना, y आया 4/t और x आया -y/t, तो -4/t² हो गया x, तो यहां पर डाल दिया ty इक्वल टू x प्लस 80² में, x प्लस 8t² था, अरे यार 8 रह गया ना, यहाँ पे 8 रह गया, सो कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहां पे बेसिकली 8 भी था ना, ty इक्वल टू x प्लस 8t² था ये, तो यहां 8t² आएगा। चलिए तो अब देखते हैं, 4 तो कट गया, सो 1 इज इक्वल टू -1/t² प्लस 2t², क्रॉस मल्टीप्लाइंग t² इक्वल टू -1 प्लस 2t4, तो 2t4 माइनस t² माइनस 1 बराबर 0। आई गेस अब आपका ये सॉल्व हो गया है, तो 2t² प्लस 1 इंटू t² माइनस 1 बराबर 0, t² की वैल्यू -½ विच इज नॉट पॉसिबल, t² की वैल्यू 1 यानी t प्लस माइनस 1 हो गया है बेटा, t प्लस माइनस 1 आ गया है, तो पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ p तो था तुम्हारा 80² 280, तो अब तुम्हारा p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 80² 280 है ना भाई, 80² 280 यूज कर लिया है, करेक्ट। t² की जगह तो p हो गया 8 प्लस माइनस 16, 8 प्लस माइनस 16, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया है बेटा, ए ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो फैमिली ऑफ लाइंस का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल हो गया है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पर एक और ऐसा क्वेश्चन जो आपको आना चाहिए बेटा, इंपॉर्टेंट है, फिर से नॉर्मल्स के ऊपर है। फ्रॉम अ पॉइंट 40 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स आर ड्रॉन टू y² इक्वल टू 4ax, फिर से को नॉर्मल पॉइंट्स का क्वेश्चन है, 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स, सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स एंड पैराबोला, तो फिर से वैसी कुछ कहानी है, एक 40 पॉइंट है, उससे 3 नॉर्मल्स बने हैं, जैसे पहले एक क्वेश्चन में बना था, मतलब ऊपर होगा वो, कोई नहीं, रफ फिगर है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमने, सपोज इस पॉइंट को हमने P बोल दिया और इसे ABC बोल दिया है, पहले BCD बोला था, अब हमने ABC बोल दिया है कोनॉर्मल पॉइंट्स को, ठीक है। सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स एंड पैराबोला, इसके ऊपर देखो, इसका जो सर्कल है इसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो कोनॉर्मल पॉइंट से सर्कल होता है वो एक और बड़े स्पेशल पॉइंट से पास करता है, कहां से, वर्टेक्स से बेटा, इसी पर ये क्वेश्चन पूरा बेस्ड है, ये प्रॉपर्टी पे, ठीक है। वैसे तो एक सर्कल और एक पैराबोला 4 पॉइंट्स पे मिलते हैं, राइट, 4 पॉइंट्स पे मिलते हैं एक सर्कल और पैराबोला, बट इन चारों का सम ऑफ पैरामीटर 0 होता है, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 0 होता है, करेक्ट। तो बोला ये जा रहा है कि जो सर्कल पास करेगा ए बी और सी से, जो सर्कल ए बी सी से पास करेगा बेटा, जो ए बी सी से पास करेगा वो एक तरह से यहां से वर्टेक्स से भी पास करता है, दैट सर्कल पासेस थ्रू वर्टेक्स ऑल्सो, याद रखो, ये प्रूफ भी बता देता हूं अगर नहीं पढ़ा हुआ है आपने, ये प्रॉपर्टी है कि अगर कोई सर्कल को नॉर्मल पॉइंट से बनाया गया है तो वो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला से भी हमेशा पास करेगा, चौथा पॉइंट वर्टेक्स होगा। क्यों, बहुत इजी प्रूफ है, देखो 2 लाइन का, अगर 4 कोनॉर्मल पॉइंट्स होते हैं, सॉरी अगर 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स होते हैं तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 तो 0 होता है, ठीक है। बट अगर उनमें से 3 को नॉर्मल हैं, अगर उनमें से 3 क्या है, को नॉर्मल हैं, जैसे कि यहां था ये 3 को नॉर्मल है, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 तो 0 होगा, को नॉर्मल पॉइंट्स के लिए क्या होता है, t1 प्लस t2 प्लस t3 0 होता है, तो यानी इनका सम ऑलरेडी 0 है, यानी t4 0 ही आ जाएगा, यानी फोर्थ पॉइंट इन केस ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट खिसक के यहां आ जाएगा बेटा, वर्टेक्स पर आ जाएगा, यानी सर्कल पासिंग थ्रू 3 को नॉर्मल पॉइंट्स विल ऑलवेज पास थ्रू इन जनरल वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अभी तो ओरिजिन आ गया, वो t4 0 आ गया, बट वो वर्टेक्स है, इन जनरल करें तो क्या है, वो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो इसी प्रॉपर्टी पे पूरा पैसेज बेस्ड है, ये पूरा मैट्रिक्स मैच।
पहले तो क्यूबिक बना ही लेते हैं बेटा, टी की है ना, तो पहले टी की हम क्यूबिक बनाते हैं। y प्लस टी एक्स इक्वल टू 2at प्लस एटी क्यूब, ए तो 1 ही था, और इसमें 40 40 सेटिस्फाई करा देते हैं, 40 प्लस, तो टी क्यूब माइनस 38t माइनस 40 इक्वल टू 0। ऐसा कुछ हमारे पास आ गया है एक क्यूबिक, और एक ऐसी क्यूबिक आई है इसके रूट्स निकालना बहुत ही मुश्किल काम है, जरूरत भी नहीं है निकालने की। हमें करना क्या है, एब्सिस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ये जो सर्कल बनेगा, ये जो सर्कल बनेगा, ये जो सर्कल बनेगा, इसका हमें क्या करना है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। ठीक है, वो ज्योमेट्रिकली एक्यूरेट फिगर नहीं है, इसलिए सर्कल दिखाने की कोई जरूरत है नहीं तुम्हें। तो इसका सर्कल की इक्वेशन एक काम करते हैं, तो इसका बहुत प्यारा मेथड बता रहा हूं, देखो, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0। सी नहीं होगा, अभी तो बताया यार सर्कल ओरिजिन से पास करेगा, तो सी कहां से आ जाएगा, राइट। सो सर्कल की इक्वेशन इस तरह की अज्यूम कर सकते हैं, बट अब इस क्यूबिक से g और f कैसे निकालूं, क्योंकि मुझे तो g और f निकालने हैं, इधर से माइनस जी माइनस एफ निकालना है। तो उसकी बड़ी प्यारी टेक्निक बता रहा हूं, देखो क्या करोगे आप, एक काम करो, इस सर्कल में पैराबोला के साथ सॉल्व कर दो, मतलब x को 80 स्क्वायर, पुट x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280 इन सर्कल। तो आप क्या कर रहे होगे, बेसिकली आप सर्कल और पैराबोला को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, आपने कौन सा सर्कल माना है, ये वाला सर्कल आपने माना है। ठीक है जी, ये वाला सर्कल आपने माना है, आप सर्कल और पैराबोला को सॉल्व कर रहे हो। तो t4 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2gt स्क्वायर प्लस 2f2t, मतलब 4f हो गया इक्वल टू 0, 4ft इक्वल टू 0। एक t कॉमन आके कट जाएगा, एक t तो कॉमन आना ही था, t0 एक है ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्लस 4t प्लस 2gt प्लस 4f बराबर 0। तो एक t तो 0 आना ही था, और बची हुई क्यूबिक क्या होगी, इसी वाली क्यूबिक के कोइंसाइड करेगी, क्योंकि इसके रूट्स भी t1 t2 t3 हैं, और इस क्यूबिक के रूट्स भी, तो t क्यूब प्लस 4 प्लस 2g इंटू टी प्लस 4f बराबर 0। तो इसके भी रूट्स t1 t2 t3 ही होंगे, क्योंकि ये इसके रूट्स क्या थे, कोनॉर्मल पॉइंट्स के पैरामीटर t1 t2 t3, और आपने क्या किया, सर्कल और पैराबोला को सॉल्व किया है। एक तो उसका t0 हटा ही दिया आपने, ये वाला, तो बची जो क्यूबिक है वो भी t1 t2 t3 है, क्योंकि वहीं पे सर्कल और पैराबोला भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बस कुछ नहीं करना, अब तो इन दोनों को लेके कंपेयर कर दो, जस्ट कंपेयर दीज टू क्यूबिक्स। मतलब टी क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, सो 38 माइनस 38 इज 4 प्लस 2g, तो 2g की वैल्यू आ गई -42, तो g माइनस जी की वैल्यू आ गई 21। तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट -g, x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर 21 हो गया बेटा। एब्सिस ऑफ द सेंटर क्या हो गया, 21। सिमिलरली ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, -40 इक्वल टू 4f, तो -f बराबर 10, यानी y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर 10 आ गया बेटा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर 10 आ गया है। P3 Q1 से ही वैसे तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, P3 Q1 से हमारा आंसर P आ चुका है, बट हम बेटा पूरा सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना, अगले पार्ट्स भी निकाल लो। क्लोजेस्ट इंटीजर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो अब ठीक है, रेडियस निकल आएगा भाई, सर्कल की इक्वेशन ही आ गई ना, GF आ गए, तो रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, रेडियस होता है रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो 0 है, तो जी स्क्वायर हो गया 441, एफ स्क्वायर हो गया 100, तो रूट ऑफ 541, तो आर स्क्वायर 541 आ गया। तो क्लोजेस्ट इंटीजर, GIF नहीं पूछ रहे हैं, कह रहे हैं क्लोजेस्ट इंटीजर टू रेडियस, तो रूट 541, तो आपको पता है बेटा कि जो 23 का स्क्वायर होता है और 24 का स्क्वायर होता है उसी के आसपास जाएगा ये। 576 होता है 24 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर कितना होता है 6 4 9 2 529,
529, तो किसके ज्यादा क्लोज है? 529 के ज्यादा क्लोज है या 576 के? आई थिंक 529 के ज्यादा क्लोज है, यानी 23 के ज्यादा क्लोज आएगा, 23 पॉइंट समथिंग ज्यादा क्लोज रहेगा, 23.5 से कम होगा, यानी जो रेडियस के क्लोजेस्ट इंटीजर है वो 23 होनी चाहिए बेटा, 23 होनी चाहिए। तो आर मैचेस विद 4, करेक्ट। एब्सिसा ऑफ द फोर्थ पॉइंट कॉमन टू पैराबोला एंड सर्कल, ये तो हमें पता ही है, इसी पे तो हमारा पूरा सॉल्यूशन आधारित है कि एब्सिसा ऑफ फोर्थ पॉइंट जहां सर्कल और पैराबोला मिल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द कोनॉर्मल पॉइंट्स, वो क्या है? ओरिजिन है बेटा, वो तो वर्टेक्स है, तो यानी उसका एब्सिसा भी 0 है, ऑर्डिनेट भी, यानी फिफ्थ से मैच करेगा। एस मैचेस विद 5, सारे के सारे आंसर हमारे आ गए, बी से मैच कर गए। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था यार, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैंने क्यूबिक का एनालिसिस करके और इसके साथ कंपेयर कर दिया, इंपॉर्टेंट तरीका है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी मैंने इस्तेमाल करी। नेक्स्ट, ब्रेन टीजर नंबर 8। नंबर 8, ये तो यार कर सकते हो, मूविंग पैराबोला ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एल टचेज अ फिक्स्ड इक्वल पैराबोला। इक्वल पैराबोला मतलब उसकी लेटेस्ट रेक्टम सेम रहेगी, है ना? तो एक काम करते हैं, कोई भी पैराबोला एक स्टैंडर्ड ले लो, फिक्स्ड पैराबोला है, ठीक है, दूसरा भी दोनों फिक्स्ड है। अ मूविंग पैराबोला ऑफ लेटेस्ट टचेज अ फिक्स्ड इक्वल पैरा, तो पहला वाला फिक्स लेना है, मैं x² = 4ay ले लेता हूं। सर ये हमें कैसे पता ये लेना है? तुम y² = 4x ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आता है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। और 4a की जगह l है, तो लेट द फिक्स्ड पैराबोला, ये वाला फिक्स्ड है। अब एक मूविंग पैराबोला है जिसका लेटेस्ट रेक्टम तो सेम है, अच्छा, तो क्या चेंज हो रहा होगा? एक्सिस ऑफ बोथ द कर्व बीइंग पैरेलल, मतलब उसका भी एक्सिस कैसा है? y एक्सिस के ही पैरेलल है, तो इसको, बट वो टच कर रहा है। देखो, द लोकस ऑफ वर्टेक्स ऑफ द मूविंग, क्या हो रहा था? मूविंग पैराबोला टचेज अ फिक्स, तो इस तरह का होगा वो क्या होगा? इस प्रकार से बन जाएगा कुछ। सर हमें कैसे पता? उल्टा मत लो, सीधा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा ही आएगा, क्योंकि दो सीधे पैराबोला कैसे टच करेंगे? तो इन्फिनिटी पर जाएंगे ना, तो कट कर जाएंगे, तो एक सीधा है एक उल्टा ही हो रहा होगा, टचिंग है अगर दोनों पैराबोलाज और सिमिलर टाइप के हैं। तो इसके वर्टेक्स को h, k मान लेता हूं, इसके वर्टेक्स का, क्योंकि लोकस निकालना है, लोकस ऑफ वर्टेक्स ऑफ द मूविंग पैराबोला। ठीक है भाई, तो इस तरह की फिगर बना ली। अगेन आई एम सेइंग, आप y² = 4ax ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा। ठीक है, मैंने ये क्यों लिया अभी बता दूंगा तुम्हें आगे चल के क्यों लिया है। चलिए, तो अब इस पैराबोला की इक्वेशन तो लिख लेते हैं। x की जगह x - h, x² = -4a - l y - k, ये हमारा ऑरेंज वाला पैराबोला हो गया। अब दोनों पैराबोला अगर टच कर रहे हैं तो देखो, टचिंग द कर्व के मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं क्वेश्चन। दो तरीके होते हैं, एक तो कोऑर्डिनेट है तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके d0 भी रख सकते हैं, 2 डिग्री कर्व्स हैं। नहीं तो जो जनरल तरीका होता है कि इस पॉइंट पे दोनों का dy/dx सेम होगा, टचिंग है मतलब सेम स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो इसका dy/dx कर लो, इसका dy/dx कर लो, दोनों को इक्वेट कर देना, है ना? तो इसका dy/dx निकालता हूं, इसीलिए मैंने ये वाला माना था, क्योंकि इसका dy/dx निकालना इजी है। नहीं तो उसमें क्या होता, y² = 4ax है, इसका भी इजी, 2y dy/dx आ जाता, तो ठीक है, उससे भी सेम आंसर आएगा। 2x/l इसका आया, इसका निकालते हैं। तो dy/dx यहां से आ गया 2x - h - -l, दोनों को इक्वेट कर देते हैं dy/dx। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए। सो 2x - h - -l इज 2x/l, 2 से 2 गया, l से l गया, सो x - h = -x, तो x हो गया h/2। h/2 इज द x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, यहां डाल देता हूं। तो h² / 4 = ly, तो y हो गया h² / 4l। और अब ये x और y जो आया ये फर्स्ट पैराबोला में सेटिस्फाई करा दो h के में रिलेशन, क्योंकि दोनों का ही पॉइंट होगा ना, वो ये जो पॉइंट होगा वो दोनों का पॉइंट होगा। तो जो x y आया है सेटिस्फाई इन द फर्स्ट वन, h/2 - h, तो h/2 का होल स्क्वायर = -l, y - k, y की जगह h² / 4l,
एच स्क्वायर बाय 4l माइनस के। तो आई गेस अब इसको खोल दीजिए, एच स्क्वायर बाय 4 इज माइनस एच स्क्वायर बाय 4 प्लस एल के। तो एच स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू एल के, एच के को एक्स वाई से रिप्लेस, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2ly। ठीक है, तो अब यही पूछा था कि इसकी लेटेस्ट रेक्ट जो लोकस आएगा इज अ पैराबोला ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के एल। सो पैराबोला की लेटेस्ट रेक्टम क्या आई है, 2l आई है, तो 2l इक्वल टू के एल, के की वैल्यू 2 हो जाएगी। देखो अगर आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की जगह वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax मान लेते ना, दोनों को बिल्कुल दूसरा वाला टाइप का, तो कुछ नहीं होता यार, लोकस लास्ट में जो मेरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2ly आया है, तुम्हारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2lx आ जाता। तो अल्टीमेटली लेटेस्ट रेक्टम तो चेंज नहीं होती ना, 2l ही रहती वो भी। तो k की वैल्यू जो है 2 ही रहने वाली है, k की वैल्यू बेटा 2 ही रहने वाली है, राइट, k की वैल्यू 2 ही रहने वाली है। समझ गए, अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें मैंने थोड़ा dy बाई dx का इस्तेमाल कर लिया है, आप चाहें तो आप साइमल्टेनियसली दोनों पैराबोलास को सॉल्व करते, ठीक है, और d0 कर देते, उससे भी बन जाता है क्वेश्चन। चलिए ब्रेन टीजर नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। RP and RQ are tangents to the parabola and normals at P and Q intersect at a point T। पैराबोला स्टैंडर्ड दिया हुआ है, ठीक है, RP and RQ are tangents, और बोला जा रहा है normals at P and Q intersect at a point on the parabola। अच्छा, आप समझ में आ गई बात कि अगर दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों के नॉर्मल्स पैराबोला पर ही मिल रहे हैं। ये था तुम्हारा बेसिकली टेंजेंट्स बनी इस तरह से, RP and RQ are tangents to the parabola, normals intersect at a T on the parabola, normals intersect at T। तो ये फिगर देखी देखी लग रही होगी, क्लास नोट्स में तुम्हारे इस तरह के क्वेश्चन बेटा तुमने करे होंगे थ्योरी में। तो अगर ये पॉइंट T1 है, ये T2 है, सो इफ नॉर्मल एट T1 T2 मीट ऑन पैराबोला, तो एक रिलेशन होता है बेटा जो याद होना चाहिए, T1 T2 का प्रोडक्ट 2 होता है। ये कब होता है, अगर दो नॉर्मल्स किसी पॉइंट के पैराबोला के ऊपर ही मिल जाएं। नहीं याद है सर हमें, तो बेटा फॉर्मूले लर्न नहीं है तो पैराबोला कैसे होगा बताओ। और सो T1 प्लस T2 प्लस T3 0 भी होता है। चलिए, लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल RPQ। सो RPQ ट्राइंगल का जो सर्कम सर्कल होगा, इसमें एक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट लगता है भाई, RPQ ट्राइंगल का जो सर्कल, मतलब इससे बाहर से सर्कल निकलेगा, मैं कह रहा हूं कि वो T से भी पास करेगा। तो सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल RPQ will also pass through T। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये जो इन तीनों पॉइंट से सर्कल निकलेगा, इन तीनों पॉइंट से वो T से भी पास करेगा। इस तरह की कुछ फिगर हमारी इसकी बन जाएगी कि सर्कल पासिंग थ्रू P R एंड Q विल ऑल्सो पास थ्रू T। वाई, क्योंकि बेटा ये 90 डिग्री है ना, ये एंगल, ये 90 और ये 90 है, यानी ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है बेटा, क्वाड्रिलेटरल PRQT इज साइक्लिक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है, ये भी 90 ये भी 90, तो ऑपोजिट एंगल्स का सम जब 180 आ जाता है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। फर्दर इस सर्कल का RT डायमीटर भी होगा, RT इज डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। क्यों, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल 90 है ना, अभी तो बताया 90 की वजह से तो साइक्लिक हो गया, और फर्दर ये लाइन डायमीटर हो जाएगी क्योंकि 90 है, तो ये लाइन डायमीटर भी हो जाएगी। RT इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। बस अब तो लोकस ऑफ सर्कम सेंटर पूछा है, यानी RT के मिड पॉइंट का लोकस पूछा है। तो लेट मिड पॉइंट ऑफ RT, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर जो है RT, उसी को H, K मान लेंगे, क्योंकि वही हमारा सर्कम सेंटर होगा इस ट्राइंगल का। सर बाहर आ गया, हाँ सर्कम सेंटर तो बाहर आ ही सकता है ना, क्या दिक्कत है, ट्राइंगल के बाहर आ गया PRQ, ट्राइंगल के बाहर सर्कम सेंटर आ सकता है भाई। अगर ये एक ट्राइंगल है तो इसका सर्कम सेंटर बाहर है, ऑर्थो सेंटर भी बाहर हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें R के कोऑर्डिनेट्स लिख लेने चाहिए। R इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, सो वो होता है AT1 T2 AT1 प्लस T2।
A2 दिया हुआ है ना, और T1 T2 भी 2 दिया हुआ है, तो R हो गया 4 कॉमा A की जगह 2 और T1 प्लस T2 की जगह माइनस T3 लिख लो, सो माइनस 2T3 हो गया बेटा। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 कॉमा माइनस 2T3, और ये तो तुमने माना ही हुआ है AT3 स्क्वायर, तो 2T3 स्क्वायर कॉमा 2AT3 मतलब 4T3। इन दोनों का मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला लगा के T3 एलिमिनेट कर दो, लोकस आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपने क्लास नोट्स में किया हो, मैंने तो करवाया हुआ है जो बच्चे अर्जुना में थे उन्हें, अगर बाकी लोगों ने नहीं किया है तो देख लें इसको। चलिए तो मिड पॉइंट ले लेते हैं, 2H इक्वल टू 4 प्लस 2T3 स्क्वायर, तो यहां से आ गया H इक्वल टू 2 प्लस T3 स्क्वायर। सिमिलरली y k क्या हो जाएगा 4T3 माइनस 2T3, तो 2T3 इक्वल टू 2K, 2K इक्वल टू 2T3, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूं बस मैं, तो T3 इक्वल टू K उठा के यहां डाल दो, तो H इक्वल टू 2 प्लस K स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2, ये हमारा लोकस आ गया है बेटा। अब बोल रहे हैं लोकस ऑफ सर्कम सेंटर इज अ पैराबोला, पैराबोला तो आया है हुज वर्टेक्स इज 2,0, वर्टेक्स तो 2,0 ही आया, बिल्कुल सही है, वर्टेक्स 2,0 है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन डायरेक्ट्रिक्स, अच्छा ये वाला -a,0 वाला पॉइंट, इस पॉइंट की बात हो रही है, तो x इक्वल टू माइनस a, y इक्वल टू 0, x की जगह x माइनस 2 है, और 4a तो 1 है, तो a माइनस 1/4, a 1/4 हो गया, और y 0, तो x 2 माइनस 1/4, यानी x हो गया 7/4 और y हो गया 0। 7/4 0, तो ये गलत हो गया बेटा, 9/4 0 दिया हुआ है, 7/4 0 आ रहा है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 1, वो तो दिख ही रहा है, 4a की वैल्यू 1 आई है, करेक्ट, 4a की वैल्यू 1 आई है। फोकस भी निकल जाएगा, फोकस होता है a,0, तो कैपिटल X इक्वल टू a, कैपिटल Y स्मॉल y तो सेम ही है यहाँ, कैपिटल X की जगह स्मॉल x माइनस 2 और a की जगह 1/4, तो x हो गया 9/4, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए 9/4, 0। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगा दिया है, फोकस भी बिल्कुल ठीक है, तो ACD आर द करेक्ट आंसर्स, ACD आर द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, इसलिए तुम्हें करवाया है, हो सकता है तुमने नोट्स में किया हो कॉन्सेप्ट, सो रिवीजन हो जाएगा बेटा, बट उद्देश्य ये नहीं है कि बस नई नई चीजें करानी है, उद्देश्य ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें करानी है, और पैराबोला में से आएगा तुम्हारे नोट्स में से, ये समझ लेना एडवांस में क्वेश्चन, जो भी कॉन्सेप्ट लग रहा होगा ऐसा हो ही नहीं सकता, जो आपने मेजॉरिटी अगर चीजें पढ़ रखी हैं पैराबोला में, तो नोट्स के अंदर से ही क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है ना, तो वही चीजों की प्रैक्टिस अपने को अच्छी तरह करनी है एट दिस लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट ब्रेन टीजर नंबर 10 क्वेश्चन देखेंगे। वेरिएबल पैराबोला हुज फोकस इज ओरिजिन, समझ आ गया कि भैया स्टैंडर्ड तो है नहीं, फोकस ओरिजिन है, पासेस थ्रू 3,4, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट P, ये पॉइंट P पे टेंजेंट बनाई हुई है 3x प्लस 4y इक्वल टू 25। अच्छा, अ कॉर्ड थ्रू S पैरेलल टू टेंजेंट, अच्छा तो अब इस टेंजेंट से पैरेलल थ्रू S तो फोकस था, यानी फोकस से पास करती हुई एक कॉर्ड बनानी है, इस पॉइंट, ये पॉइंट फोकस हमारा S था, ठीक है, ओरिजिन। तो बेसिकली टेंजेंट के पैरेलल एक फोकल कॉर्ड बनाई हमने, टेंजेंट के पैरेलल एक फोकल कॉर्ड बनाई, ठीक है। अच्छा, P के कोऑर्डिनेट्स भी तो दिए हुए हैं 3,4, 3,4 भी दिया हुआ है। अच्छा, इंटरसेक्स पैराबोला एट A एंड B, ये पॉइंट्स A एंड B हैं, ये पॉइंट A एंड B हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, लेंथ ऑफ ए भी बतानी है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बतानी है, और सब चीजें बतानी है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है भाई, बट बहुत ही मजेदार चीज है अगर आप एक चीज आइडेंटिफाई कर लें। देखो इस क्वेश्चन में नहीं तो तुम आधे घंटे भी फंसे रह सकते हो अगर तुमने एक छोटी सी चीज नहीं आइडेंटिफाई करी। क्या चीज? ये जो है ये परपेंडिकुलर हो रहा है, देखो इसके स्लोप ऑफ पीएस, स्लोप ऑफ पीएस क्या है 4/3, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है -3/4। दिस इंप्लाइज पीएस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सर ऐसा तो सर्कल में होता था,
सेंटर होता था फोकस की जगह। तो बट पैराबोला में भी एक टेंजेंट के लिए होता है, सोचो कौन सी टेंजेंट के लिए ऐसा होता है कि फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए, तो फोकस से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो इसके परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, टेंजेंट एट वर्टेक्स पर ऐसा होता है बेटा। तो यानी ये पॉइंट क्या है, एक्चुअली वर्टेक्स है। समझ गया, यही बस एक कॉन्सेप्ट था, और किसी टेंजेंट पे नहीं होता कि ये वाला परपेंडिकुलर आ जाए, और किसी पे ये नहीं हो सकता कि ऐसे परपेंडिकुलर आ जाए। करेक्ट, एक ही केस में परपेंडिकुलर आता है विच इज टेंजेंट एट वर्टेक्स। फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप अगर किया जाए तो टेंजेंट एट वर्टेक्स पर ही वो जाके परपेंडिकुलर होता है। सर हमें कैसे पता और कहीं नहीं आता? देखो तुम्हें नहीं पता, अभी प्रूफ करके दिखा देते हैं। 80 स्क्वायर 280 ले लो, इस पॉइंट को स्टैंडर्ड में प्रूफ करके दिखा देते हैं। इसकी स्लोप 1/t है और इसकी स्लोप निकाल लो, क्या हो गई a,0। तो आप देखेंगे जब दिस इंटू दिस -1 करेंगे तो सिर्फ t=0 ये एक सोल्यूशन उसका आ जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा हो सकता है, यानी एक्चुअल फिगर क्या हो जाएगी, एक्चुअल फिगर ये हो जाएगी कि हमारे पास जो पैराबोला है बेटा, ये 3,4 पॉइंट जो है ये वर्टेक्स है, और ये जो लाइन है ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है, और फोकस इसका 0,0 है, और इससे पैरेलल जो लाइन बनाई है वो एक्चुअली लेटेस्ट रेक्टम ही हो जाएगी। ए बी जो थी वो लेटेस्ट रेक्टम बन जाएगी। करेक्ट, तो बस आई गेस अब तो क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा डिस्टेंस ए होता है, फोकस से वर्टेक्स का डिस्टेंस ये ए होता है। सो ए हमारा ओरिजिन का 3/4 से डिस्टेंस हो गया 5, तो लेटेस्ट रेक्टम 4a यानी लेटेस्ट रेक्टम 20 हो गया। सो लेटेस्ट रेक्टम इज 20, लेंथ ऑफ एबी भी 20 होगा, बिकॉज एबी इज ऑल्सो लेटेस्ट रेक्टम ओनली ना, एबी भी क्या है, लेटेस्ट रेक्टम ही है बेटा। अब आगे वाला कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है, ओनली वन रियल नॉर्मल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट -3 -4। पहले आप ये सोचिए कि आप पैराबोला की इक्वेशन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल, वर्टेक्स दिया है तो y-4, सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अगले पेज पे लिख लेता हूं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला अच्छा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला की एक्चुअली पूरे की जरूरत भी नहीं है, हाँ इक्वेशन ऑफ पैराबोला की जरूरत नहीं है। देखो हाँ, एक्सिस ऑफ पैराबोला लिख लो, राइट, एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस y-0 इक्वल टू m टाइम्स, इस लाइन की स्लोप थी 4/3, करेक्ट, 4/3 इस लाइन की स्लोप है, 4/3 टाइम्स x, तो y इज इक्वल टू 4/3x। तो अब देखो जो तुम्हें बोला गया है ना, ये जो पॉइंट है -3 -4, नोटिस करो ये -3 -4 लाइज ऑन एक्सिस, और आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि एक्सिस ऑफ पैराबोला का अगर कोई पॉइंट होता है ना, तो α,0 अगर एक एक्सिस का पॉइंट है, अगर अल्फा ग्रेटर देन 2a हो गया तो 3 नॉर्मल्स बनते हैं, राइट, 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स आर ड्रॉन इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 2a। मेंस में डायरेक्ट ये एज अ क्वेश्चन भी पूछा गया है, बट ये थ्योरी में बताया जाता है कि अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला का कोई पॉइंट है α,0, और अगर आप चाहते हो वहां से 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स बन जाएं, तो अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 2a। ठीक है, डबल ऑफ ए से बड़ा होना चाहिए अल्फा। तो अब लेट अस ट्राई टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट हेयर, और अल्फा लेस देन 2a होता है तो 1 नॉर्मल होता है, राइट। चलिए तो अब जरा देखते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट यहां लगाते हैं, ओनली वन रियल नॉर्मल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम -3, -4। तो इफ यू नोटिस एक्चुअली जो पैराबोला है ना वो इस तरह का था, देखो ओरिजिन यहां है, एक्चुअली इन्वर्टेड टाइप का होगा क्योंकि फोकस जो है ओरिजिन है, और जो वर्टेक्स है उसका वर्टेक्स 3,4 है, यानी एक तरह से इस तरह का पैराबोला हो गया। ये वाला पॉइंट 3,4 बोल लेते हैं, ये अपना S है और ये वर्टेक्स 3,4 है। तो अब अगर आप इस साइड से बनाएंगे, ठीक है, तो बेसिकली ए डिस्टेंस और ज्यादा दूर होना चाहिए। अब ये वाला पॉइंट जो है -3, -4 वो यहां पर लाए तो कर रहा है, बट कितनी दूरी पर है, ए ही दूरी पर है ना, ये डिस्टेंस तो ए ही हो गया ना, ये भी ए था। तो
हमारे तो 3 नॉर्मल कब बनते हैं? जब 2a से ज्यादा दूरी पर हो, करेक्ट। वर्टेक्स से जो वर्टेक्स से दूरी है वो 2a से ज्यादा होनी चाहिए। वर्टेक्स से तो अभी इसकी दूरी 2a ही है, एग्जैक्ट 2a है। एग्जैक्ट 2a पे नहीं बनते हैं 3 नॉर्मल्स, राइट। सो एग्जैक्ट 2a है, वर्टेक्स से डिस्टेंस कितना हो रहा है? एग्जैक्ट 2a इस पॉइंट P का। तो देयरफॉर ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ओनली वन, अच्छा 1 रियल नॉर्मल लिखा है ना, हाँ 1 तो सही है, 3 नहीं बना सकते उस पॉइंट से। 3 के लिए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 2a होना चाहिए, जो कि आई गेस अगले पॉइंट पे हो गया है। देखो -6 -8 भी, -6 -8 ऑल्सो लाइज ऑन एक्सिस, और अब उसकी दूरी जो है और ज्यादा दूर हो जाएगी, -6 -8। क्लियरली बेटा अब तो ये ओरिजिन से 10 डिस्टेंस है और a वो 5, तो 15 डिस्टेंस पर हो गया वर्टेक्स से, विच इज ग्रेटर देन 2a। समझ गए ना, 2a से बड़ा आ गया है। तो अब 3 नॉर्मल्स बनेंगे इस क्यू पॉइंट से, तो यहां से 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स बन जाएंगे। बेसिकली वही जो जनरल, जो स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए कॉन्सेप्ट होता है, उसे मैंने डिस्टेंसेस वगैरह के नाप के जनरलाइज कर दिया है। तो ओनली 1 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन, ये गलत हो गया क्योंकि इस पॉइंट से तो 3 नॉर्मल्स बन जाते। तो ए बी सी आर करेक्ट आंसर्स, ठीक है, ए बी सी आर करेक्ट। 2a से बड़े पर ही 3 बनते हैं, अगर 2a के बराबर है तब भी 3 से कम ही एक ही नॉर्मल बनता है, हेंस इसलिए हमारा जो है वो आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जिन्होंने वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है नोट्स में से रिवाइज करो, आपको पता लग जाएगा। 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स बनाने के लिए x ग्रेटर देन 2a होता है। Px1 y1 be any point on the parabola with focus S and also normal drawn to the parabola at P। हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था यार, इसको मैंने एक डिफरेंट मेथड से किया है, ज्योमेट्रिकल मेथड से। आप भी अपना मेथड ट्राई कर सकते हैं। मैंने जो किया मैं आपको बता देता हूं। इसके ऊपर एक पॉइंट लेना है, फिगर केयरफुली बनाते हैं जरा। y² = 4ax पर एक पॉइंट लेना है, focus is S, normal drawn to parabola at P cuts the circle described on focal radius as diameter। focal radius मतलब PS as diameter। अब तुम्हें एक प्रॉपर्टी भी वैसे पता होगी कि PS as diameter जो सर्कल होता है वो टच करता है बेटा अपनी इसको, डायरेक्ट टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करता है, सर्कल विद PS as diameter। तो दोबारा पढ़ते हैं, circle with PS as diameter, normal drawn to parabola at P cuts the circle described on focal radius of P as diameter। focal radius यही होता है ना PS। हाँ तो अब इस पॉइंट पर एक नॉर्मल भी बनाना है, P पॉइंट पे क्या करना है? एक नॉर्मल टू पैराबोला बनाना है, और वो बोल रहे हैं कि वो जाके मिलता है सर्कल को Q पे, राइट। नॉर्मल ड्रॉन टू पैराबोला एट P cuts the circle described on this at Q, करेक्ट। लेंथ ऑफ PQ, लेंथ ऑफ PQ हमें दी हुई है √10। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, मतलब एक तरह से पॉइंट P हमें निकालना है। तो इसको 80² 280 मान लेता हूं, ये तो 1 ही है। अच्छा अब जरा नोटिस करना, देखिए ये वाला एंगल तो एक सेकेंड, इसमें ये वाली जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, जो एक मिनट ये टेंजेंट थी ना, हाँ मैंने ये किया था भाई। देखो जो टेंजेंट है ना, इसको भी जरा एक्सटेंड कर लो। और आपको एक बात पता है कि फोकस से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है बेटा, वो यहीं जाके मिलता है, वो यहीं जाके मिलता है, करेक्ट। फोकस से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है, आज बताया था, मीट्स ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है। तो ये S वाला पॉइंट यहीं जाके मिलेगा, और इसको भी ज्वाइन कर लो, इसको भी ज्वाइन कर लो। नाउ PS वाज ऑलरेडी अ डायमीटर, तो ये एंगल 90 होगा क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल 90। ये एंगल 90 है आपकी प्रॉपर्टी की वजह से, ये एंगल 90 है टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल, करेक्ट। तो क्या मैं बोल सकता हूं, ये जो फिगर बनी है स्क्वायर बन गया। दोबारा सुन लो, ये एंगल क्यों 90 है? क्योंकि ये टेंजेंट है और मैंने फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप, फोकस से ज्वाइन किया है उसे, है ना, फोकस से मैंने ज्वाइन किया, यही वाले पॉइंट पे जाके मिलेगा वो, करेक्ट, यही वाले पॉइंट पे जाके मिलेगा।
और फिर ये वाला एंगल क्यों 90 है, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल 90, और ये 90 क्यों है, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में 90। सो एक्चुअली ये जो फिगर है इस पॉइंट को कुछ टी बोल दो, सो पी क्यू एस टी इज अ रेक्टेंगल। ये फिगर क्या हो गई है, रेक्टेंगल हो गई है बेटा, ये फिगर हमारी एक रेक्टेंगल बन गई है, करेक्ट, ये फिगर एक रेक्टेंगल बन गई है। चलिए तो अब क्या करना है, अब क्या करना है, हाँ तो रेक्टेंगल है तो ये पी क्यू डिस्टेंस और टी एस डिस्टेंस बराबर होंगे। टी एस तो हमें पता है ये जो है ये 0,80 होता है और ये a,0 होता है, तो टी एस डिस्टेंस जो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर का रूट, तो a√1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ये पी क्यू के बराबर होगा बिकॉज रेक्टेंगल फिगर है, ये दोनों सेम होंगे, a1 ही था, सो √1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू √10, टी स्क्वायर आ गया 9, तो टी हो गया ±3, बट y1 पॉजिटिव दिया है यानी टी जो है +3 ओनली आपको लेना है। तो p के कोऑर्डिनेट्स हो गए 9,6, और करना क्या है, 9,6 का डिस्टेंस निकालना है डायरेक्ट्रिक्स से। सो इस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -1 से डिस्टेंस निकालना है 9,6 का, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा 10 हो जाएगा, 10 डिस्टेंस हो जाएगा, 10 इज द आंसर, टी सी, राइट। तो ज्योमेट्रिकली मैंने सॉल्व किया है, अब आप लोग इसको एनालिटिकली भी कर सकते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन वगैरह थोड़ा लेंदी हो जाता है, उससे सर्कल की इक्वेशन लिखना तो वो थोड़ा लेंदी काम हो जाता है, बट अगर आपने कुछ और किया है तो वो जरूर बताइएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये तो आसान है यार, सब लोग ट्राई करो इस वाले को, दिस इज अ इजी क्वेश्चन। लेट लाइन दिस बी अ टेंजेंट टू द पैराबोला एट अ पॉइंट वेयर, ये टेंजेंट है स्टैंडर्ड पैराबोला की, एट द पॉइंट वेयर प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इज इक्वल टू -1। तो मतलब जहां पे टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, मान लो अगर वो पॉइंट 80 स्क्वायर 280 है, तो प्रोडक्ट ऑफ 80 स्क्वायर एंड 280 -1 दिया हुआ है, a की जगह 2 यूज कर लो, तो 8t³ इक्वल टू -1, यानी t की वैल्यू -½ हो गई है। t की वैल्यू बेटा क्या हो गई है, -½ हो गई है, ठीक है, t तो निकल के आ गया, तो टेंजेंट भी निकल गया, ty इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, ty इक्वल टू x प्लस a की जगह है 2, 1/4, सो ty इक्वल टू x प्लस ½ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। आगे बढ़ते हैं, द y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन l, अच्छा लाइन l यही थी टेंजेंट, सो y इंटरसेप्ट मतलब x0 डाल दो, तो y इंटरसेप्ट, अच्छा t को तो डाला ही नहीं यार मैंने, t को तो मैंने डाला ही नहीं, t को भी मुझे -½ डालना है एक्चुअली, चलो अगली लाइन में डाल देते हैं। सो -½ y इज इक्वल टू x प्लस ½ x को 0 डालेंगे तो y इंटरसेप्ट तुम्हारा -1 आ जाएगा, ठीक है, तो वो n है, ये n की वैल्यू है -1। नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू दिस विच आर पैरेलल टू द लाइन l, मतलब आपको अब इस कर्व की टेंजेंट लिखनी है, तो ये तो थोड़ा कैलकुलस लगेगा, dy/dx, यानी आपको इस कर्व का जो dy/dx है, क्योंकि इसकी टेंजेंट इसके पैरेलल है और इसकी स्लोप क्या आई है, स्लोप आई है इसकी 1/t होती है, स्लोप होती है 1/t, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई -2, तो इसका dy/dx -2 रख दो, dy/dx इक्वल टू -2, क्योंकि पैरेलल टेंजेंट बनानी है, थोड़ा AOD लग जाएगा, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2, साइन एक्स प्लस वाई का dy/dx निकालेंगे, साइन का हो गया डेरिवेटिव cos इंटू 1 प्लस dy/dx, चेन रूल, और dy/dx की जगह -2 डाल दीजिए, 1 - 2 ये -1 हो गया, माइनस माइनस कट गया, सो cos ऑफ x प्लस वाई इज 2। ये कैसी अजीब सी बात आ गई, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी ऐसी कोई टेंजेंट ही पॉसिबल नहीं है इस कर्व की जो इसके पैरेलल बन जाए। तो बोला गया था नंबर ऑफ टेंजेंट्स विच आर पैरेलल टू l इज इक्वल टू m, सो m बराबर 0 हो जाएगा, m बराबर 0 हो जाएगा बेटा, m प्लस n पूछा है, m n -1 आया था, m 0, सो बी ऑप्शन होना चाहिए, बी ऑप्शन, राइट।
देखो जिस चैप्टर का नेचर इजी है उसको फालतू मत डिफिकल्ट बनाओ, इसमें मेजरली लर्निंग का है। इस चैप्टर में मेन काम होता है कोऑर्डिनेट में कोनिक्स में लर्न करने का, प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए। आपने देखा आज मैंने लेक्चर में कितनी सारी चीजें लगा दी, फॉर्मूलेज लगा दी, अब वो लर्न नहीं है तो दैट इज द प्रॉब्लम। कुछ हर एक चैप्टर का ना नेचर होता है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं होता। पीएनसी प्रोबेबिलिटी वाला दिमाग अब आप इसमें लगाने लग जाओगे, कहोगे अरे सर ये तो वैसे क्वेश्चन नहीं है जिसमें बहुत दिमाग लगाना है ही नहीं, नेचर वैसा। चैप्टर में वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं बेटा, हमें तो वही करने हैं ना जो एडवांस में पूछे जाते हैं। तो आपको अभी देखना है एडवांस में किस तरह से पूछे गए हैं, तो वही लेवल की चीजें मैं आपको करवा रहा हूं। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाने का एक दे दिया है, फिर हम एडवांस वाले क्वेश्चन पर आएंगे। इस पैसेज को करते हैं, इस पैसेज को बेटा जल्दी से निपटाते हैं ऐसे, क्योंकि आए हुए हैं क्वेश्चन पहले पुराने एडवांस में 2-3 साल पहले। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज ए एज पॉइंट एक्स, अच्छा मतलब पहले तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। एज एक्स कॉमा वाई अप्रोचेस द पोजीशन 1/√2 1/√2। तो यार इसके ऊपर आप x और y तो ले लो ना, cos थीटा sin थीटा। x को ले लिया cos थीटा, y को ले लिया sin थीटा, और उस एक्सप्रेशन में डालते हैं तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 6 sin थीटा cos थीटा हो गया, होल अपॉन नीचे हो गया 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस √2 इंटू साइन थीटा माइनस 8 साइन थीटा कॉस थीटा। और इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है जब एक्स वाई 1/√2 1/√2 हो जाए, यानी थीटा कहां जा रहा होगा 45 डिग्री पे, थीटा 45 होगा, π/4 होगा, तभी तो दोनों 1/√2 बनेंगे। सो लिमिट थीटा टेंडिंग टू π/4, ये वैल्यू जो है वो a है, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। इसकी लिमिट निकालते हैं, 0/0 बन रही होगी है ना, क्योंकि cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 6 इधर से आ गया, 6/2 3 इधर से आ गया, और 3 उधर से, 3 - 3 0, नीचे भी तुम्हारा 0 ही बन रहा है ना, 3 और 1 4, उधर 4 - 4 0। सो 0/0 फॉर्म हो रही है 45 पर। तो हम बेस्ट है यार लॉपिटल लगा देते हैं, या थोड़ा सा डबल एंगल में ले जाएं पहले, क्योंकि मुझे एक बात दिखाई दे रही है ऊपर, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। 2 sin स्क्वायर 2 cos स्क्वायर तो 2 हो गया, 2 cos स्क्वायर जो बचा उसे 1 + cos 2 थीटा लिख लिया, और इसे लिख लिया 3 sin 2 थीटा, और नीचे 3 1 + cos 2 थीटा लिख लिया 6 cos स्क्वायर को, √2 sin थीटा माइनस 4 sin 2 थीटा लिख लिया। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, और अब बेसिकली डिफरेंशिएट मार देता हूं ऊपर नीचे 0/0। अब थोड़ा डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा ना, दैट्स इट। cos 2 थीटा का हो गया माइनस sin 2 थीटा इंटू 2, और -3 इंटू 2 cos 2 थीटा, इसका हो गया -3 इंटू 2 sin 2 थीटा, और प्लस √2 cos थीटा -4 इंटू 2 cos 2 थीटा। अब देखो थीटा टेंडिंग टू π/4 है, अब इंडिटर्मिनेट जा चुकी होगी, तो थीटा जब π/4 होगा cos वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, क्योंकि cos 2 थीटा क्या बन जाएगा cos 90 बन जाएगा, है ना, 2π/4 90 होता है। तो ये दोनों तो एज इट इज हटा दो, cos वाली टर्म तो हटा दी, और sin वाली टर्म तुम्हारी 1 बन जाएगी भाई, क्योंकि थीटा π/4 डालोगे sin 2 थीटा 1। सो -2 अपॉन, ऊपर तो -2 नीचे -6, और √2 और 1/√2 हो गया है, तो 1 हो गया है, क्योंकि थीटा π/4 डालेंगे तो 1/√2। सो -6 + 1, सो -2/-5, 2/5 आ गई है लिमिट। लिमिट क्या आ गई है 2/5, यानी a की वैल्यू 2/5 हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। a सच दैट 5a, 0 इज अ पॉइंट एज फोकस ऑफ द पैराबोला। तो मतलब फोकस क्या हो रहा है 5a, 0 हो रहा है बेटा, और 5a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आई थी तो 2, 0 फोकस हो गया है। एंड एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वर्टेक्स एट ओरिजिन, मतलब स्टैंडर्ड पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला है जिसका फोकस जो है 2, 0 है। तो y² = 8x इक्वेशन हो जाएगी। स्टैंडर्ड क्यों है सर, बिकॉज लिखा हुआ है ना वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वर्टेक्स एक्सिस पर ही फोकस आया है। करना क्या है यार अब, ठीक है। द 2 कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू, कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई, फेवरेट है जेई का। 2 कर्व्स दे दिए कॉमन टेंजेंट, सर्कल एंड पैराबोला। सर्कल तो ये था x² + y² = 1, जो सर्कल है वो ऐसे है, पैराबोला आपके सामने है,
इनकी कॉमन टेंजेंट जो दो बनती हैं, इस पे बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं भाई। एक ऐसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी, ये दो कॉमन टेंजेंट्स हैं, इस तरह से सिमेट्रिकली जाएंगी। कॉमन टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट, हाँ तो एक्सटर्नल पॉइंट सिमेट्री से इसी पर आएगा, एक्स एक्सिस पर आएगा ये कहीं। एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कॉमन टेंजेंट्स हमें निकालना है आई गेस। तो कैसे निकालते हैं बेटा कॉमन टेंजेंट? इसकी टेंजेंट लिख लो, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। इसको सर्कल की भी टेंजेंट बनानी है, सर्कल का सेंटर है 0,0, तो 2t डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन should be equal to radius which is 1. So 4t4 is 1 plus t square. यहां से t स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन गई, करेक्ट, यहां से t स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बेटा बन गई है। ठीक है, ठीक है भाई। तो t स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस सी बी प्लस माइनस रूट डी, तो टी स्क्वायर हो गया, माइनस वाला तो हटा दो, पॉजिटिव वाला चाहिए, टी स्क्वायर की वैल्यू। तो टी स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई है। अब करना क्या था यार, अजीब सी वैल्यू तो आ गई, आंसर भी अजीब है वैसे। टू कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट उस कोऑर्डिनेट, अच्छा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं बेटा, पीक पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो टेंजेंट में y0 डाल देता हूं, टेंजेंट में y0 डाल दो। सो फॉर p, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या हो जाएंगे, इस टेंजेंट में y0 डाल दूंगा, तो माइनस 2t स्क्वायर कॉमा 0, करेक्ट, माइनस 2t स्क्वायर कॉमा 0 आ गया। सही है, अभी तक तो सही लग रही है चीजें। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 4t4 इज इक्वल टू 1, ये सही लिखा है ना, 0 0 का डिस्टेंस, 2t स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर का मॉड इज 1, 4t4 इज 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां तक तो ठीक है। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, सही लग रहा है यार, 1 माइनस वाला तो लूंगा नहीं। ठीक है, तो p के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटा, वो आ गए माइनस ऑफ 2, तो माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 17 अपॉन 4, करेक्ट। बट नीचे दिया हुआ इन्होंने, तो रैशनलाइज कर लेते हैं यार, रूट 17 माइनस 1 अपॉन रूट 17 माइनस 1 ये कर लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा बेटा 17 माइनस 1, सो माइनस 16 बाय 4 रूट 17 माइनस 1, और y कोऑर्डिनेट तो खैर 0 ही है, तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए माइनस 4 अपॉन रूट 17 माइनस 1 कॉमा 0, माइनस 4 अपॉन रूट 17 माइनस 1 कॉमा 0। सी ऑप्शन आ रहा है यार मेरा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक आ गया है। ठीक है, एक बार कहीं डाउट होता है तो क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है कि लग रहा, कई बार इंट्यूशन सा होता है ना, तो मैंने इसीलिए क्रॉस चेक कर लिया, हालांकि गलती नहीं थी। चलिए अब तो हो जाएगा, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ द पैराबोला विच सबटेंड राइट एंगल एट वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, पैराबोला तो आ चुका था, उसका कॉर्ड का क्वेश्चन हो गया कि ऐसी कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस बताना है जो वर्टेक्स पर 90 बनाता है। होमोजेनाइजेशन से भी हो सकता है, ओरिजिन पे 90 है, नहीं तो नॉर्मल T1 T2 से भी पैराबोला के हो जाते हैं। T1 T2 -4 आ जाता है ऐसे क्वेश्चंस में, 2/T1 इसकी स्लोप आएगी, इसकी स्लोप आएगी M1 M2 -1 रख के, और फिर हम क्या करेंगे, H K इसका मिड पॉइंट मान लेंगे। मैं विदाउट होमोजेनाइजेशन कर रहा हूं, तो 2H इक्वल टू AT1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, A आई गेस 2 था, 2K इक्वल टू 2AT1 प्लस T2, A2 था, सो K हो गया 2 टाइम्स T1 प्लस T2, राइट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, T1 इंटू T2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स आ गया है, और इससे हमें ये वाली चीज मैनिपुलेट करनी है, तो होल स्क्वायर कर देता हूं, K स्क्वायर बाय 4, ये वैल्यू है हमारे पास H, इतनी वैल्यू है H, ये है -8, तो K स्क्वायर इक्वल टू 4H -32,
तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 32, आई गेस ए ऑप्शन हमारा आ गया है। ठीक है, तो पैराबोला में ये प्रेफर कर लिया करो, एलिप्स हाइपरबोला में होमोजेनाइजेशन कर लिया करो, क्योंकि वहां T1 T2 इतने अच्छे पैरामीटर्स नहीं होते हैं। मैं तो यही करता हूं, जब सबटेंडिंग राइट एंगल एट ओरिजिन है और पैराबोला है तो T1 T2 से कर लो, इजीली हो जाता है। नहीं तो होमोजेनाइजेशन आप लगा सकते हैं। क्या करते हैं होमोजेनाइजेशन के लिए? h के मानते, t इक्वल टू S1 से एक और लिखते, पैराबोला को होमोजेनाइज करते, a प्लस बी 0 डालते, उससे भी सेम लोकस बेटा आता, करके देख लीजिएगा। चलिए, तो अब ये कुछ 14 क्वेश्चंस मैंने आज आपको करा दिए हैं। अब बारी है थोड़ा सा एडवांस के सवाल भी देखने की। भाई जो 2024 में मैंने बताया 2 क्वेश्चंस आए थे पैराबोला के, एक मैं आपको करवाऊंगा, एक आपको मैं होमवर्क दूंगा। ठीक है, तो नॉर्मल का क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। नॉर्मल विद स्लोप 1/√6 is drawn from the point this to the parabola x square equal to minus 4ay. Please note, स्टैंडर्ड पैराबोला नंबर 2 है, ये केयरफुली देखना होता है। इसका जो नॉर्मल होता है वो होता है x plus ty is 2at plus at क्यूब। और एक और बात नोटिस करो, a की जगह माइनस ए डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये किसका लिखा है? x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का लिखा है ना, तो a की जगह माइनस ए डाल दो, तो माइनस 2at माइनस at क्यूब, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखो जैसे जैसे कोऑर्डिनेट में ना, जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओ क्वेश्चन, वैसे वैसे लिखते जाया करो। ये नहीं पहले पूरा पढ़ूंगा सर फिर मैं डेटा इकट्ठा करूंगा, क्योंकि फिर जब तक लास्ट लाइन तक जाओगे भूल जाओगे पहले में क्या दिया था, फिर दोबारा पढ़ोगे। ठीक है, तो हैबिट बनाओ, डेटा जो इंग्लिश फॉर्म में डेटा है उसे आप अपने फॉर्म में एक्सप्रेस करते जाएं। लेट एल इज द लाइन, अच्छा इसको हमें पास भी कराना था 0, माइनस अल्फा से, तो 0, माइनस अल्फा इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं। तो माइनस टी अल्फा इज माइनस 2at माइनस at क्यूब, तो यहां से t हटा देते हैं, 0 तो हो नहीं सकता, t 0 नहीं है तो इसको हटा देते हैं, तो अल्फा हो गया 2a प्लस at स्क्वायर। ठीक है, माइनस भी हटा दिया, माइनस t हटा दिया बेसिकली, अल्फा, और इस तरह से एक रिलेशन आ गया। लेट एल बी द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। देखो अब पहले बना लेते हैं थोड़ी फिगर, ये है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, y इक्वल टू ए इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। ठीक है, L इज द लाइन पासिंग थ्रू 0, माइनस अल्फा, सो 0, माइनस अल्फा से पास करेगी और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होगी, तो नहीं, यानी y इक्वल टू माइनस अल्फा इज द लाइन L। ठीक है, सपोज L इंटरसेक्ट्स पैराबोला एट A एंड B, ये दोनों पॉइंट्स A एंड B हैं, तो ये तो आप निकाल सकते हो, ये तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो हम निकाल सकते हैं भाई, क्योंकि हम y इक्वल टू माइनस अल्फा इसमें हम डाल सकते हैं, करेक्ट। ठीक है, इधर देखिएगा आगे, अच्छा स्लोप भी तो दी हुई है, अरे ये तो मैंने यूज ही नहीं करी। अब देखो यही डेटा मिस हो जाता है, स्लोप मुझे 1/√6 दी हुई थी भाई, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहां से दिख रही है -1/t है, ये आपको 1/√6 दी हुई है बेटा, यानी t की वैल्यू तो -√6 आई गई। t -√6 को यहां डाल भी दो तो अल्फा हो जाएगा 2a प्लस 6a, यानी अल्फा तो 8a हो गया भाई। अरे वाह, t तो गिवन था ना। आगे पढ़ते हैं, तो a और b के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे क्या? y को माइनस अल्फा पैराबोला में डालो, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4a अल्फा, है ना। ठीक है, ठीक है, अल्फा की जगह 8a डाल दो, तो x स्क्वायर इक्वल टू 32a स्क्वायर हो गया, यानी x हो गया प्लस माइनस 4√2a, यानी ये वाला पॉइंट जो a और b हो गए हैं ये आ गया एक तरह से 4√2a कॉमा माइनस अल्फा, और ये आ गया -4√2a कॉमा माइनस अल्फा। अब बोला जा रहा है लेट r डिनोट द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम एंड s डिनोट द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। जो जो बोला जा रहा है ना सब लिखते जाओ, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या बोला है? r डिनोट द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, तो r तो हो गया 4a, r तो हो गया 4a, और s डिनोट द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। AB का लेंथ कितना हो जाएगा बेटा? 8√2a हो जाएगा, सो AB का लेंथ हो जाएगा 8√2a, स्क्वायर ऑफ दिस AB स्क्वायर हमें S बोला गया है, तो 64 इंटू 2a हो गया, करेक्ट। सही बोल रहा हूं ना अभी तक? हाँ, अब हमें क्या बोला जा रहा है कि
S denote the square of the length of the line segment. If R is to S 1/16 दिया हुआ है, R is to S 1/16 है, R की वैल्यू है 4a, S की वैल्यू है ये a स्क्वायर हो गया ना, 8 का स्क्वायर 64 ये और a का स्क्वायर ये, so 64 into 2a स्क्वायर, तो 16 4 जा 64 ये पूरा कट गया, एक a भी कट गया, सो 1/2a इक्वल टू 1, यानी a की वैल्यू हाफ आ गई है बेटा, सो a बिकम्स हाफ, a क्या आ गया हाफ, और 24a निकालना था, तो 24a की वैल्यू 12 आ गई है भाई, 12 चेक कर लेते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, टफ वाला था मतलब रिलेटिवली, बट सॉल्व मैंने कैसे किया, तुम ये सोच रहे हो कि सर आपको पहले पता था, मैंने जब पहली बार भी सॉल्व किया था तब भी ऐसे ही करता हूं मैं, कि मैं डेटा लिखते जाता हूं बेटा, वरना इतना लेंदी क्वेश्चन है तुम भूल भुलैया में खो जाओगे कि क्या दिया था, ऊपर क्या था, नीचे क्या है। तो जो डेटा दिया है हाथ की हाथ लिखते जाओ, अपने आप तुम्हारी चीजें आगे जाके सेंस बनाने लग जाएंगी, जो भी डेटा सारा नोट डाउन कर लोगे अपने आप वो सॉल्व हो जाता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कोऑर्डिनेट, अनलेस कोई बहुत ही ज्यादा रैंडम टफ क्वेश्चन हो, बट मोस्टली तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे हो जाता है। तो अब टेंजेंट वाला आप खुद करिएगा, ये तो और इजी है, सही बताऊं तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। सपोज द लाइंस a1 c1 एंड b1 c1 आर टेंजेंट्स टू द पैराबोला, इस बार टेंजेंट का है, पिछला वाला नॉर्मल का था। इसको करिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट वगैरह यूज होगा और क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है बेटा। तो पैराबोला में मैंने आपको मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो करवा दिए हैं, बाकी अब मैं कल आपको इलिप्स एंड हाइपरबोला और करा दूं, फिर आप पीवाईक्यूज एक साथ कर लेना कोनिक्स के, क्योंकि सिर्फ पैराबोला के कोनिक पीवाईक्यू करने जाओगे बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, एडवांस्ड में मिक्स होके आते हैं, इलिप्स हाइपरबोला के भी बहुत सारे आते हैं, तो थोड़े बहुत जो हैं वो कल ही एक साथ ही आप कर लीजिएगा। आज आप रिवाइज करिए, फॉर्मुलेज लर्न करिए, अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्मुले लर्न नहीं है, प्रॉपर्टीज लर्न नहीं है, बैठ के वो रिवाइज करो, लिख लिख के लर्न करो, तभी जाके लर्न होंगे बेटा, ठीक है ना। चलिए तो आज का लेक्चर करते हैं समाप्त, अब मुलाकात होगी बेटा कल, जहां हम इलिप्स एंड हाइपरबोला को एक साथ करेंगे, क्योंकि वो दोनों चैप्टर बहुत सिमिलर हैं, इसलिए हम दोनों को एक साथ ही कर देंगे। सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इक्वेशन भी देखने में सिमिलर सी होती है, तो इसलिए उसको एक साथ करना ईजी रहेगा, ठीक है। चलिए तो मुलाकात होगी कल, टेक केयर, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।